नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली आप सबके जीवन में अच्छे से और अच्छे ढंग से बहार हो आपके जीवन में दीपावली के साथ साथ, और अच्छे ढंग से आप अगले साल तक जो भी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब चयनित हों और अपने अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर चुके हों। तो आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे। और साथ ही साथ शुरुआत करेंगे कि महा मैराथन की कक्षा में, जिसमें आप आज सीखने वाले हैं 1 तारीख से लेकर के 11 नवंबर तक के भीषण क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लगातार पेपर में आने की संभावनाएं पूरी रखते हैं। तो उन सारे सवालों के बारे में बात करेंगे बच्चे। क्या कुछ सवाल आपके लिए रहने वाले हैं? चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की ओर से। तो पहला महत्वपूर्ण बात आपके लिए क्या कि हमारे यूपी मंथन का एक चैनल है, इस पे आपको यूपी से संबंधित सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रॉपर डेडिकेट किया गया। यहाँ पर आपको यूपी पुलिस, पीएससी, एसआई, साथ साथ पेट, पीएससी, आरओ के साथ साथ टेट, सुपर टेट की बहुत जल्दी आपको यहाँ पर बैचेस उपलब्ध मिलेंगी। तो आप इसे अब सब्सक्राइब जब तक अगर अब तक नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये है हमारा यूपी मंथन चैनल। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी जरूरी बात। तो सबसे जरूरी बात मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 12,000 पदों पर भर्ती निकाली गई, जो कि 12,000 से कुछ ज़्यादा ही हैं। वो भर्ती जो आपकी है वो क्लरिकल भर्ती है। इसमें कोई आपको अलग से फिजिकल की आवश्यकता नहीं है, कोई इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं। तो इसके लिए बैच का जो नाम हमारे द्वारा दिया गया वो प्रॉपर थ्योरी बैच है, नालंदा बैच, जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे टीम, जो पूरी विधिवत टीम है, अलग तरीके से, चाहे अंबु सर हो, चाहे या फिर आपके अन्य हमारे सरगण हो, राघव सर हो या सचान सर हो, हमारे ये सभी लोग मिलकर के इसमें काम करने वाले हैं। तो आपको प्रॉपर यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगी। करना क्या होगा, अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आपको एक बहुत सामान्य प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। सामान्य प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड लेना यूज करना पड़ेगा। वैसे तो आमतौर पर ये बैच हमारा 699 का है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस कोड लगा करके आप इसे और थोड़ा सस्ता कर सकते हैं। कोड क्या लगाना पड़ेगा आपको, DM20। अगर आप DM20 कोड को यूज करते हैं तो बच्चे, तो आपको यहाँ पर 699 रुपये का एक बैच आपको मिल जाएगा, जो कि एक बहुत विधिवत और बहुत बेहतरीन बैच है। इसके अलावा बिहार दरोगा के लिए ये साहब 2.0 बैच हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें भी आपको प्रॉपर थ्योरी बैच मिलेंगी। खास बातें आपके सामने उल्लेखित हैं। और इसमें एक ध्यान रखना, पहले ये ऑफर था 2,099 रुपए का, लेकिन अभी, या 2,999 रुपए का, अभी ये रखा गया था 899 रुपए का। लेकिन इस पर भी हमारी टीम द्वारा 20% का डिस्काउंट तय किया गया। तो अभी आप DM20 कोड लगा करके इसके ऊपर आप क्या कर पाएंगे, 20% का डिस्काउंट ले पाएंगे। तो ये सितारा वाली भर्ती दरोगा भर्ती के लिए है, जो कि अगर आप चाहें तो परचेज हमारे द्वारा कोड आप ये कर सकते हैं। ये अब आपकी बातें होंगी सर मिलेंगी कहाँ, तो इसके साथ साथ आपको बता दूं, ये मिलेंगी आपको हमारे उन्नाव फोनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो इसे जैसे ही आप टाइप करेंगे फोनिक्स एकेडमी उन्नाव, यहाँ पर आपको इस प्रकार का लोगो मिलेगा। उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, और वहाँ जाकर के आप विधिवत कैसे क्या कुछ करना है वो सारी बातें आपको, जैसे आज मैंने आपको ऐप बताया, चाहे नालंदा के बारे में हो, चाहे आपके साहब 2.0 के बारे में हो, ये सारी बैच की जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं पर आपको एक बैच और मिल जाएगा, महावीर बैच बच्चे, वो SSC के लिए है। 80,000 पद आपके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर उसे भी आप लेना चाहते हैं तो उसे भी सेम कोड लगा करके, DM20 कोड लगा करके 20% डिस्काउंट पर उसे भी आप ले पाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास की ओर शुरुआत करते हैं बच्चे। आप सबका स्वागत है, आपका भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, आप सभी को, और पुनः दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी से आप सब जुड़ जाइएगा। एक बार अपनी क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा कि जल्दी से हम सब जुड़ जाएंगे और अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। चलिए सवाल क्या है हमारे पास। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कोट है आपके लिए दीपावली के शुभ अवसर पर कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी सब में सब कुछ, फिर भी जीत जाने की उम्मीद रखो। तो बच्चे जीतने की उम्मीद कभी मत हारना। चीजें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन जी ध्यान रखना, अगर आप जीतने के साथ अगर कभी ये उम्मीद आपने खो दी कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो ध्यान रखना वास्तव में आपसे जीत दूर चली जाएगी। तो लड़िए, और तब तक लड़िए जब तक आपको कोई चीज प्राप्त ना हो जाए जिसके लिए आप लड़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण कोट है कि तब तक उठो, लड़ो, दौड़ो, तब तक दौड़ते रहो जब तक आपको रुकना नहीं है, जब तक बच्चे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आपके महत्वपूर्ण कोट के पहले सवाल की ओर शुरुआत करते हैं बच्चे। पहला सवाल हमारे लिए क्या है, तो पहला सवाल है कि रिलायंस जियो ने भारत के सुदूर जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया है, इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। देखिए आप सब जानते हैं कि हर जगह पर इंटरनेट मुहैया कराना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, इसीलिए अभी क्या किया हुआ है जियो ने, क्या किया हुआ है जियो ने एक व्यवस्था लॉन्च करी है कि वो एक अपना सैटेलाइट व्यवस्था के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। तो ये क्या रखा है, उड़ीसा का नवरंगपुर है, बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात का भड़ौच, बस यहीं से आपको बदल देना सवाल, क्या कि यहाँ पर भड़ौच ना होकर के बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो गिर जनपद है वही गिर जनपद जहां पर अपने एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। तो इसमें जो जवाब गलत आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा क्या बच्चे, गुजरात। गुजरात में ऐसा नहीं है, बाकी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उड़ीसा सही है, और साथ ही साथ असम का जोरहाट बिल्कुल ये भी सही, और छत्तीसगढ़ का कोरबा भी बिल्कुल सही सही इसका जवाब है। अब इस सवाल से एक बात आप ध्यान रखना कि जियो का जब नाम आता है, हमारे पास रिलायंस का नाम आता है, तो ध्यान रखना जियो
आप ये याद कर सकते हैं कि जियो मार्ट का भी हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो जियो ब्रांड का भी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को, MS धोनी को क्या बनाया गया बच्चे, नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये आप ध्यान रखना, MS धोनी को क्या बनाया, जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मैंने कई बातें आपको पहले बताई हैं कि महेंद्र सिंह धोनी केवल जियो मार्ट के ही नहीं हैं, गरुड़ा एरोस्पेस जो आपका है बच्चे, गरुड़ा एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यही हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, गरुड़ा एरोस्पेस के भी यही हैं। और अभी हाल ही में भारत की सबसे बेहतरीन वाणिज्यिक बैंक SBI ने भी अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो MS धोनी को ही बनाया हुआ है। सवाल भी अपना ध्यान रखना, कई बार हम इसके बारे में बात करते रहते हैं और सारी तमाम बातें आपके सामने उपस्थित रहती हैं। तो ये आपको सवाल बिल्कुल जवाब आप सबका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आप सबके आ रहे हैं बेटी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, डन। चित्रंजन, गोल्डन बॉय, आप सब उपस्थित हो चुके हैं। अनुज सेन, संध्या, ओके डन। चलिए आगे बात करें बच्चे, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या ले रखा है कि 30 अक्टूबर को भारत व किस देश के मध्य में अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया है, मिस्र, कजाकिस्तान, चीन या जापान। तो इसका सही जवाब बच्चे आ जाएगा कजाकिस्तान का आयोजन इसके साथ में, भारत के साथ में किया गया है 30 अक्टूबर को। मिस्र के साथ अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, डेजर्ट एक्सरसाइज, डेजर्ट अभ्यास एक्सरसाइज, डेजर्ट अभ्यास जो अभ्यास हम करते हैं, ये अभ्यास किसके साथ करते हैं, तो आप कहते हैं ये अभ्यास हम मिस्र के साथ में करते हैं। ठीक है, डेजर्ट एक्सरसाइज का आयोजन। चीन के साथ अगर हम बात करें तो हैंड इन हैंड अभ्यास जो हमारा होता है वो किसके साथ होता है, हैंड इन हैंड बच्चे किसके साथ होता है, तो आप कहते हो हैंड इन हैंड बच्चे किसके साथ होता है, चीन के साथ होता है। जापान की अगर बात करें तो जापान को आप जानते हो धर्मा गार्जियन, और अब की बात पहली बार धर्मा गार्जियन के साथ साथ एक अभ्यास और हो रखा है, उस अभ्यास का नाम है वीर गार्जियन। तो बच्चे ध्यान रखना, वीर गार्जियन जो अभ्यास है वो अभ्यास भी भारत और जापान के बीच में होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, आसानी से कर लीजिएगा। बाकी एक अभ्यास होता है बच्चे मालाबार अभ्यास। कौन सा अभ्यास है, मालाबार अभ्यास। तो मालाबार जो डिफेंस एक्सरसाइज में 4 देश भाग लेते हैं, कौन भाग लेते हैं, 4 देश में एक तो यूएसए भाग लेता है, एक इंडिया अपना भाग लेता है, और साथ ही साथ में अन्य आपके देश जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेते हैं। क्योंकि मुझे जब याद आया कि आपको मैं ये सारी चीजें आपको बता सकता हूं तो आप ध्यान रखना। और 2023 में अगर आपसे ये पूछ ले कि 2023 में इसका आयोजन कहां किया गया है मालाबार एक्सरसाइज का, तो आप कहेंगे 2023 में मालाबार एक्सरसाइज का जो आयोजन किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहां किया गया 2023 में, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और ये जो अभ्यास है वो कैसा अभ्यास है बच्चे, तो आप जानते हो ये अभ्यास क्वाड देशों का अभ्यास है। कैसा है, क्वाड देशों का अभ्यास है। क्वाड देश अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास का नाम क्या है, तो आप कहते हो क्वाड देशों का अभ्यास नाम मालाबार है। क्वाड में भी यही 4 देश सदस्य देश आते हैं, अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्वाड देशों के अगर क्वाड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 2007 में, क्या बताओगे, क्वाड की स्थापना कब हुई, तो क्वाड की स्थापना 2007 में। वेरी गुड बच्चे, आप सबके उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, डन। चलिए मैराथन है तो उसी तरीके से हम आपको जल्दी जल्दी सारे सवाल कराएंगे और अच्छे तरीके से भी करवाएंगे। चलिए अगला देखिए सवाल क्या दे रखा है, पूछ रखा है कि किस राज्य में कैंसर की दर सबसे कम है। बच्चे किस राज्य के अंदर आपसे पूछ रखा है कि कैंसर की दर सबसे कम है, सिक्किम में है, उत्तर प्रदेश में है, मिजोरम में है या मध्य प्रदेश में है। देखो ध्यान रखना, कैंसर बढ़ने की जो दर होती है अगर कम है तो वो कम है कहां पर, मिजोरम के अंदर। कहां है, कम है मिजोरम में। और कैंसर के लिए अगर हम बात करें तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं बच्चे, हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं हम 4 फरवरी को। कब मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, हम 4 फरवरी को मनाते हैं। और ये मनाया ही इसलिए जाता है कि कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ना हो। मिजोरम के बारे में मैंने कई बार आपको बताया कि चापाचार कूट महोत्सव बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है। चापाचार कूट महोत्सव कौन से राज्य का है, तो आप कहेंगे चापाचार कूट महोत्सव, ये किसी और राज्य का नहीं है, ये चापाचार कूट महोत्सव इसी राज्य का ही है। बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है, पेपर में खूब पूछा जाता है, बच्चे अच्छे तरीके कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश से मैंने आपको सवाल क्या बताया होगा, मैंने उत्तर प्रदेश से बताया होगा आयुष बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा करी गई है, तो आयुष बोर्ड की स्थापना अभी हाल ही में यूपी के द्वारा करी गई है। ये चिकित्सा सुधार के लिए व्यवस्थाएं हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय बच्चे हील इन इंडिया कार्यक्रम चलाता है। हील इन इंडिया जो कार्यक्रम है ये कैसा कार्यक्रम है, तो आप कहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को या स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, यानी विदेश से लोग स्वास्थ्य यहां पर कराने, इलाज कराने आए, यानी विदेशी चिकित्सा या विदेशी स्वास्थ्य जो आवागमन है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, ये हील इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। हील इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, विदेश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सुविधाएं ले पाएं, विदेशी स्वास्थ्य आवागमन के लिए शुरू किया गया है। और वीज़ा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, इसका नाम रखा गया है आयुष वीज़ा कार्यक्रम। क्या रखा गया है, आयुष वीज़ा कार्यक्रम। इसके माध्यम से आपको क्या प्राप्त हो पाएगा, इसके माध्यम से भारत सरकार आपको स्वास्थ्य
स्वास्थ्य वीजा प्रदान करेगी। भारत सरकार आपसे पूछ ले कि भारत सरकार स्वास्थ्य वीजा किसके तहत प्रदान करेगी, तो आप कहेंगे स्वास्थ्य वीजा प्रदान करेगी बच्चे। किसके तहत? आप कहेंगे आयुष वीजा कार्यक्रम के तहत। देखिए बच्चे, मैं आज आपके कमेंट बॉक्स थोड़े से कम लूंगा, लेता रहूंगा बीच बीच में, ऐसा नहीं है, लेकिन आज आप मैराथन कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से लीजिएगा, और दीपावली का शुभ अवसर है तो आप बातें बातें मत करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई हो पाए। राइट, चलिए आगे बात करें बच्चे, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रखा है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि विजन इंडिया 2047, ये एक प्रकार की रिपोर्ट है। विजन इंडिया 2047 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक किसी पहुंचाने का लक्ष्य, कहां तक पहुंचाने का लक्ष्य है, आप ऐसे बता दीजिएगा। 30 ट्रिलियन डॉलर, 25 ट्रिलियन डॉलर, या 20 या फिर 15, तो आप स्पष्ट रूप से उत्तर देंगे कि सर इसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 30 ट्रिलियन डॉलर। ये वही सवाल हैं जो आपको मैंने पढ़ाए हैं, कई बार बताए रखे हैं, पूरे वीक में आपको मैंने रिवीजन भी करवाए हैं। अच्छे, अगर सही ढंग से आप पढ़ेंगे तो बच्चे मेहनत भी कर लोगे आप इसके बारे में, ठीक है। 30 ट्रिलियन डॉलर और 2047 से मुझे एक सवाल अचानक से दिमाग में आता है कि एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य भी क्या रखा गया बच्चे, एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य भी 2047 है। और 2047 वो वर्ष होगा जब भारत अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा आजादी के लिए, ठीक है। और वर्तमान में दुनिया में बात करें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की 5वीं, नंबर 1 पर यूएसए ही है, ये ध्यान रखना, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पेपर में कभी आए तो आराम से बता देना, ठीक है बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या लिखा रखा है, हाल ही में किसका निधन हुआ है जो गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी भी रहे थे। आपको बताना है क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। डॉक्टर, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, डॉक्टर हरिओम सिंह का निधन हुआ है, या डॉक्टर बैजनाथ अग्रवाल का निधन हुआ है, या डॉक्टर ब्रजेश रंजन, या फिर मनोज अग्रवाल। आपको जल्दी से इनका जवाब देना, और पिक्चर में आपके सामने उल्लेखित ढंग से दिए भी हुए हैं, तो बस आपको जवाब देना है क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। राइट, जल्दी जल्दी बच्चे बताइएगा क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, बोलिए। बिल्कुल सही जवाब आप सबके आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दीजिएगा बच्चे। देखिए ध्यान रखना, मैंने आपको सवाल करा रखा है बच्चा, मैं इसीलिए रुक गया इस बात को देखना है ना। हरियाणा से संबंध, अरे मैंने सवाल आगे बढ़ा दिया बच्चे, सॉरी फॉर इट। ध्यान रखना, बैजनाथ अग्रवाल जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, ये ध्यान रखना। किससे संबंधित रहे, गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में ध्यान रखना। अभी हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो भी आप ध्यान रखना। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गांधी शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना के लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया बच्चे, गीता प्रेस को दिया गया है। यह अलग अलग कई भाषाओं में पुस्तकें छापती है, और आज की डेट में लगभग 47.5 करोड़ के आसपास पुस्तकें छाप चुकी है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। तो बैजनाथ अग्रवाल जी का निधन हुआ, ये मेन ट्रस्टी भी रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर के, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री ने यहाँ विजिट किया था, बात की थी, ये सारी बातें आपको याद में रखना पड़ेगा। अगला सवाल बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या रखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यही तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको मैंने, MS धोनी के बारे में बात करी थी बच्चे की। MS धोनी को क्या बनाया गया है, अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर SBI ने बनाया हुआ है। SBI के बारे में आप सब जानते ही हो कि SBI के जो अध्यक्ष उनका नाम है DK खारा, दिनेश कुमार खारा। अध्यक्ष कौन है बच्चे, DK खारा। DK खारा इसके अध्यक्ष। मुख्यालय कहां पर इसका है, तो आप कहोगे कि सर इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय मुंबई में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ये आपसे पूछेगा तो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पेपर में आ जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आप कहते हो सर 1955 में। इसके अलावा मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में कहाँ का बनाया गया, तो आप कहोगे मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, प्यूमा का। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बच्चे किसे बनाया है, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। ये अच्छे तरीके से आप सब ध्यान रखिएगा, मेहनत कर लोगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा और कोई समस्या भी नहीं आएगी। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला देखिए सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है कि भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, वाराणसी में किया गया है, श्रीनगर में किया गया है, या आपको बताना है जयपुर में किया गया है, या अहमदाबाद में किया गया है। आपको जल्दी जल्दी से बताना है कहाँ किया गया बच्चे। देखिए यहाँ पर आप एक पकड़ बना सकते हैं कि ये वर्तमान में इनका नाम है मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा बच्चे कहाँ के उपराज्यपाल हैं, आपको पता है मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के क्या हैं बच्चे, उपराज्यपाल हैं। क्या हैं, जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल हैं,
ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो आप बता सकते हैं कि सर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, फिर उसका उत्तर आ जाएगा श्रीनगर में आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर था, तो यहां से सवाल आ सकते हैं कि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल जी की जयंती पर एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन ध्यान रखना 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग करके दो नए केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे। एक तो बना गया था लद्दाख बन गया था, और एक बन गया था आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो दोनों बातें अपना ध्यान रखना, दोनों बातें आपके लिए जरूरी हैं, पेपर में आ जाती हैं, इसलिए अपनी तैयारी बरकरार और बनाए रखिएगा अच्छे तरीके से। डन। और जयपुर में अभी हाल ही में विश्व बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व बांध सुरक्षा सम्मेलन का बच्चे आयोजन कहाँ किया गया था, यहीं किया गया था, जगदीप धनखड़ की अगुवाई में। ठीक। और जयपुर शहर के अंदर वैसे भी मैंने आपको बताया है हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हाथी महोत्सव आपका यही मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपना ग्रे सूची से हटा दिया है। विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, मलेशिया को, अल्बानिया को, म्यांमार को या फिर चीन को। किसे हटा दिया है, जल्दी जल्दी से आपको जवाब देना है कि एफएटीएफ के द्वारा यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे अपनी ग्रे सूची से बाहर किया है। जल्दी जल्दी से आप सब उत्तर दीजिए, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, डन। वेरी गुड। देखिए अभी कुछ दिनों पहले खबर एक आई थी कि आपका पाकिस्तान बाहर हो गया था, और अभी हाल ही में इस सूची से अल्बानिया को भी बाहर कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अल्बानिया को भी हाल ही में बाहर कर दिया एफएटीएफ की सूची से। अब ये सूचियां क्या होती हैं एफएटीएफ की, तो ध्यान रखना एफएटीएफ की जो सूचियां होती हैं बच्चे, उनके बारे में एक सवाल पूछा जाता है एफएटीएफ के बारे में, और सवाल अक्सर ये पेपर में आ जाता है कि एफएटीएफ क्या करता है। तो एफएटीएफ आपका या एफएटीएफ की जो सूचियां हैं वो क्या करती हैं, आपकी जब ऐसी सूची में कोई देश चला जाता है तो उनको उस देशों के ऊपर ऋण मिलने में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे देश एफएटीएफ सूची के अंदर जब निगरानी में जाते हैं तो उनको समस्याएं आ जाती हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, अगर कर लेंगे तो अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे और बेहतर तरीके से क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। देखिए बच्चे अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। आपको बताना है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की जो मेजबानी है वो कौन सा शहर कर रहा है। दुबई कर रहा है, अबू धाबी कर रहा है, कुवैत सिटी कर रहा है या मस्कट कर रहा है, कौन कर रहा है आपको बताना है। सवाल पुनः मैं दोहरा दूं आपको कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। ध्यान रखना बच्चे इस चीज को लेकर के, क्या आप कहेंगे उसका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा क्या, दुबई। तो जिन बच्चों का उत्तर दुबई आया हुआ है, दुबई उनका बिल्कुल सटीक जवाब आ जाएगा। और दुबई को मैंने कई बार आपको सवाल बता रखा है क्या बेटा, कि दुबई ऐसी जगह है जहां पर इन्फिनिटी ब्रिज की स्थापना करी गई थी, यानी इन्फिनिटी के आकार में इन्फिनिटी ब्रिज की स्थापना करी गई थी। और इसके अलावा फ्यूचर म्यूजियम की स्थापना भी बच्चे कहां करी गई थी, तो फ्यूचर म्यूजियम की स्थापना भी कहीं और नहीं करी गई थी, फ्यूचर म्यूजियम भी यहीं स्थापित किया गया था। कहां पर फ्यूचर म्यूजियम कहां है, तो आप कहेंगे दुबई के अंदर ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, डन। और ये सारे जो इतनी बातें हो रही हैं यूएई की बातें कर रहे हैं। यूएई की राजधानी का नाम क्या है, तो यूएई की राजधानी बच्चे दे रखा है अबू धाबी। हालांकि ऑप्शन में है लेकिन मैं टिक नहीं लगाऊंगा वरना आपको एक गलत मैसेज इस बात का जाएगा कि सर आपने गलत बता दिया। तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है बच्चे। ठीक है, डन। चलिए आगे बात करें, ये पेपरलेस देश बन गया है, इसी कारण अभी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, पेपरलेस देश बन गया है आपका दुबई। ठीक है, समझ आ रहा है, दुबई आपका कैसा बन गया, दुबई आपका पेपरलेस देश बन गया है। अगले सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या रखा है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। तो आपको विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, सौरभ चौधरी, अंजलि भागवत या मनु भाकर या अजीत दिवाकर। तो जो लोग ऑप्शन में इन पिक्चर को पहचानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उत्तर कर पाएंगे। ये हैं, और कोई खिलाड़ी नहीं है, ये हैं मनु भाकर। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि 2024 के जो आपके ओलंपिक होने वाले हैं वो पेरिस में होंगे। कहां होंगे, पेरिस में होंगे। तो उसके पहले भी आपको खेल में भाग लेना पड़ता है और वहां बताना पड़ता है कि आपकी प्रतिभा बिल्कुल धनी है, आप प्रतिभा आपकी अच्छी है और आराम से आप कर पाएंगे। ये भी आप ध्यान रखना 2024 के अलावा कि 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो बच्चे कहां होंगे, वो 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस में होंगे। कहां होंगे, लॉस एंजलिस में होंगे। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना लॉस एंजलिस में होंगे। और ये भी आप ध्यान रखना इस बात के लेकर के क्या, कि 2032 के जो ओलंपिक होंगे वो ब्रिस्बेन में होंगे। कहां होंगे, ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन कहां है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में है। और
2036 के ओलंपिक की मेजबानी अभी हाल ही में भारत ने मांगी, क्योंकि भारत में अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत के भीतर आईओसी की बैठक का बेटा आयोजन किया गया था। आईओसी की जो मेजबानी करी वो भारत के द्वारा करी गई थी। आईओसी की 141वीं सत्र की 141 सत्र की मेजबानी भारत ने करी, और यहीं पर मेजबानी करके क्या करी है भारत ने, अभी हाल ही में 2036 के लिए मेजबानी की बात कर ली। 2028 के ओलंपिक इसलिए खास होने जा रहे हैं लॉस एंजलिस के, क्योंकि क्रिकेट सहित 5 खेलों को यहां शामिल किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको समझदारी बेहतर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही वो है आपकी कौन, मनु भाकर जी। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला देखिए सवाल क्या दे रखा है, किस राज्य सरकार को सीएम ग्रिड्स योजना के लागू करने के लिए यूडीआईआरडीए की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, असम के द्वारा या मिजोरम के द्वारा? चलिए जल्दी जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा, इसका क्या आ जाएगा बच्चे जवाब? आगे बात करें बच्चे, आगे बात करें, आपको जवाब इसका देना, जल्दी जवाब दीजिएगा कि किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए यूआरआईडीए की स्थापना की है? इस प्रकार के सवाल मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, तो ध्यान रखना, इस प्रकार की व्यवस्था को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापना का निर्णय लिया हुआ था। ये सवाल ध्यान रखना बेटा, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने जवाब उत्तर प्रदेश दे रखा है उनका जवाब बिल्कुल सटीक आ रहा है, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अंशु। आगे देखिए, ये आपको योगी आदित्यनाथ जी हमारे दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप ही को देख रहे हैं। खैर, और आनंदीबेन पटेल जी वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है कि 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम, 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर में किया गया है, या आपको बताना है कलकत्ता में किया गया है, या आपको बताना है मुंबई में किया गया है, या असम में किया गया है। 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जल्दी जल्दी से आपको उत्तर देना है, कहाँ किया गया है, आपको जल्दी से बता देना है कि 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। जल्दी बताइए भाई आप सभी लोग, 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, ठीक है, बिल्कुल। देखिए ध्यान रखना इस बात को कि मुंबई में ही इसका आयोजन किया गया, और अभी मैंने आपको एक सवाल मुंबई से और करवाया था कि आप लेकिन हालांकि आप पहले जनजाति वाला कर लीजिएगा। तो केंद्रीय जनजाति मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो हैं आपके बच्चे, वो कोई और नहीं है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है बच्चे? अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा साहब। तो अर्जुन मुंडा जी वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय संभाल रहे हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आ जाते हैं। और अर्जुन मुंडा ही वो व्यक्ति हैं जो भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आप ये कहेंगे भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष कोई और नहीं है बच्चे, वो यही हैं। महासंघ के अध्यक्ष कोई और नहीं है, यही हैं। डन, याद रहेगा, इस बात को याद रख लेना अच्छी तरीके से। तीरंदाजी अभी आपकी खेलों में आने वाले समय में भी आपको सवाल आपको मिलेगा तीरंदाजी से। डन, चलिए अगला सवाल बच्चे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल दे रहा है शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्नो स्कीइंग कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है, कलकत्ता में किया गया है, मुंबई में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। अब इसमें सोचने वाले सवाल नहीं है बच्चे, बर्फ एक ही राज्य में यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में ध्यान रखना इस बारे में लेकर के कि पश्मीना पश्मीना शॉल को भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था, और इसके अलावा बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग भी इसी राज्य की थी। तो चर्चा में रहा था कि बसोहली पेंटिंग कौन से राज्य की, तो आप कहेंगे बसोहली पेंटिंग इसी राज्य की बच्चे, और इसी को जीआई टैग दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है आपके लिए, तो ध्यान रखना, इसका जवाब आ जाएगा ए। आगे सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, या फिर 28 अक्टूबर को? तो आप सब जल्दी जल्दी जवाब दे जाइएगा, क्या कि विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में आपके देख पा रहा हूं, बोलिए। विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा बच्चे, क्या आ जाएगा इसका सही और सटीक जवाब?
बढ़िया। तो जिन बच्चों का जवाब 13 अक्टूबर आ रहा है, आपको बता दूं जानकारी के लिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, अच्छा फटाफट उत्तर दीजिएगा। 13 अक्टूबर ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्यों भाई 13 अक्टूबर को क्यों जवाब दे रहे हो भाई आप सभी लोग? हाँ अभी आप सबके उत्तर सही आ रहे हैं, क्या बच्चे? 30 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब 30 अक्टूबर को। और मैंने अभी आपको क्या बताया, 30 अक्टूबर को ये मनाया गया। देखिए नुक्कड़ नाटक आपके हो रहे हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, क्या 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये एक बहुत जरूरी घटना रहेगा आपका। राष्ट्रीय एकता दिवस बच्चे कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। बोलो याद रख लोगे? चलिए बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है बच्चे। अगला सवाल देख रहा है, भारत और किस देश में मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया? ये सवाल संभवतः रिपीटेड सवाल है, आप ध्यान रखना। कजाकिस्तान, लेकिन आपको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से आप सीख लीजिएगा कि अगर हम बात करें बांग्लादेश के बीच में, तो एक अभ्यास का होता है बच्चे संप्रीति अभ्यास, और एक अभ्यास और होता है बोंगो सागर। तो संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास कहाँ होता है? तो संप्रीति और बोंगो सागर बच्चे दोनों अभ्यासों का आयोजन कहाँ किया जाता है? दोनों अभ्यासों का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये दोनों अभ्यास कहाँ होते हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है? दोनों ध्यान रखना, बहुत जरूरी सवाल है, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं कि संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आप याद कर लेना। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया था। कौन सा? स्लीनेक्स, स्लीनेक्स, ठीक है। स्लीनेक्स नाम का युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, तो ये भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है बच्चे। अगला सवाल दे रखा है कि विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिन यूनेस्को द्वारा क्रमशः साहित्य का शहर और संगीत का शहर किसे चुना गया है? तो आपको पता है साहित्य का शहर चुना गया है कोझिकोड को, और ग्वालियर को संगीत का शहर चुना गया, यानी विकल्प संख्या सी इसका एकदम सही आ जाएगा। देखिए आपको पता है इस बात के बारे में कि ग्वालियर जो आपका शहर है, यहाँ से कौन आता था? तानसेन जी आते थे। ग्वालियर जो आपका है, तानसेन जी यहाँ यहीं से आते थे। तो ग्वालियर बड़ा फेमस है, और कोझिकोड संगम काल में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तो संगम काल से संबंध में कोझिकोड का संबंध रहा, रिलेशन रहा। इसका जवाब सी आ जाएगा। अगर हम यूनेस्को के बारे में बात करें, तो यूनेस्को में भारत के अभी वर्तमान में जो धरोहर स्थल है वो 42 है बच्चे। अगर 41-42 की बात करें, तो 41वां बनाया गया था शांति निकेतन। कौन सा बनाया गया बच्चे? शांति निकेतन। यहाँ से सवाल अगर आया अच्छे तरीके से कर लेना, शांति निकेतन। और 42वां कौन बनाया गया? तो 42वां बनाया गया होयसला मंदिर। कौन सा? होयसल मंदिर। तो ये इसी वर्ष में दो तरीके से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। दोनों सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों सवाल पेपर में आपके जरूर आएंगे। पेपर में आप तैयारी करते रहिएगा। तो यूनेस्को के कुल 42 स्थल भारत में, और भारत दुनिया में 6वां देश है जिसके पास सर्वाधिक यूनेस्को के धरोहर स्थल हैं। आप समझ में आएगा। इससे पहले 39वां शहर आपका था रामप्पा स्वामी, जो कि तेलंगाना का था। 40वां आपका था, आप कह सकते हैं कि 40वां आपका गुजरात का धौलावीरा, जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक स्थल है। इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। डन। चलिए अगले सवाल की ओर बात करें बच्चा। अगला सवाल देखिएगा। तो ये हालांकि पिक्चर जो आपके दे रखी है, इस पिक्चर के बारे में यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका ग्वालियर फॉर म्यूजिक एंड कोझिकोड फॉर लिटरेचर। तो ये सारी बातें आपको उसी के संदर्भ में बताई गई हैं, अलग से कोई इसमें प्रयास नहीं है बच्चे, ठीक है? डन। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि हाल ही में मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई। कहाँ खोजी गई है मशरूम की नई प्रजाति? आपको बताना है। पश्चिमी घाट में खोजी गई है, ट्रांस हिमालय में खोजी गई है, पूर्वी घाट में, या फिर उत्तर पूर्व हिमालय में खोजी गई है। तो आपको बताना है मशरूम की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई। तो आप ध्यान रखना, मशरूम की नई प्रजाति बच्चे खोजी गई है पश्चिमी घाट पर। देखिए पश्चिमी घाट पर अभी एक नई चीज और मिली थी। पश्चिमी घाट को, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है, हालांकि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ है देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, गोवा में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। और तमिलनाडु के अतिरिक्त आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि आपके केरला राज्य में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, यानी केरल और तमिलनाडु में भी। लेकिन जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इसे सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। कभी पूछ ले इस बारे में तो आप बता दें, सह्याद्री इसी के भाग को कहा जाता है। और यहीं पर अभी एक नया क्या प्राप्त हुआ था, इसी क्षेत्र में निचला बेसाल्ट पठार भी खोजा गया था। क्या खोजा गया था? निचला बेसाल्ट पठार। निचला बेसाल्ट पठार कहाँ खोजा गया था आपसे पूछे तो आप यही कहेंगे कि निचला बेसाल्ट पठार यहीं खोजा गया था। ये भी ध्यान रखना, बेसाल्ट निर्मित एक पठार था, यहीं खोजा गया था। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम रहेगा, ठीक है? कहाँ खोजा गया तब भी आप यही कहेंगे सर निचला बेसाल्ट पठार सह्याद्री में ही खोजा गया था। डन। समझ सुनाई दे रहा? कोई बात नहीं, थोड़ा कट गया बच्चे, कोई बात नहीं, आपको दिखाई देगा इस बात में। अभी समझ में आपको आ रहा है अच्छे तरीके से? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आप सब कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया सी बात है। चलिए अगले सवाल बच्चे देखते हैं। तो ये प्रॉपर एक पिक्चर है जिसके बारे में कहा गया है। क्या कुछ बातें जरा एक बार समझ और लीजिएगा। लिखा हुआ है नई प्रजाति का नाम कैंडोले ओमाइसेस
अल्बोस्क्वामोसस रखा गया है। ठीक है, अब ये जो इसका अर्थ क्या है, पाइलस या कैप या सफेद ऊनी स्केल जैसी संरचना, तो आप पूरा पूरा आर्टिकल ही इसके ऊपर आधारित है, तो आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसका नाम पढ़ लीजिएगा। और ये प्रॉपर एक आर्टिकल है, अगर आप चाहें तो इसे रोक करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो ये अभी हाल ही में नया वेस्टर्न घाट्स में मिलने वाला एक नई मशरूम की प्रजाति है। नामकरण मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, नामकरण यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन छठवां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली या गुरुग्राम में। तो आप कहेंगे सर इसका सत्र जो आयोजित किया गया वो दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, छठवां सत्र है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आईएसए के बारे में ध्यान रखना, इसकी स्थापना 2015 में करी गई थी। और 2015 के अलावा आप ये भी कह सकते हैं सर इसकी स्थापना 2015 में तो करी गई है, और ये भी ध्यान रखना कि इसका मुख्यालय बच्चे कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आप बनाया गया है गुरुग्राम में। अब कंफ्यूज आप जरूर होंगे कि मुख्यालय, और इसमें जरूर कंफ्यूजन होगा आपको। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। चलिए, और अभी हाल ही में 95वां इसका सदस्य कौन बन गया है जुड़ने वाला, तो 95वां सदस्य बन गया है इसका कौन सा, चिली। जो चिली है आपका, ये इसका नया सदस्य देश बन गया है। ठीक है, नया सदस्य कौन बन गया, चिली 95वां सदस्य है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना कॉप 21 जो आपका 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, 2015 का पेरिस सम्मेलन जो हुआ था, इसी सम्मेलन के दौरान, इस सम्मेलन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कॉप 21, क्या कॉप 21, तो कॉप 21 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में इसकी स्थापना की बात करी गई थी, और फ्रांस और भारत के सहयोग से ही आईएसए स्थापित है। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, पेपर में इस तरीके के सवाल आए तो आप कर लेना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की और बात बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या ले रखा है, आप ये देखिएगा, प्रॉपर मीटिंग चल रही है आईएसए की। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या दे रखा है कि यूपी के किस खिलाड़ी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस में एक वॉक रिकॉर्ड बना दिया। तो ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है यही है, तो आपको विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, कौन कौन से विकल्प हैं एक बार देख लीजिएगा। प्रियंका गोस्वामी है, या रोहिणी शुक्ला है, अशोक सिरसे हैं, या पलक शर्मा है। बहुत बखूबी ध्यान रखना इस बात को लेकर के, जो वॉक में रिकॉर्ड बनाया वो रिकॉर्ड बनाया है प्रियंका गोस्वामी ने। किसने बनाया है, प्रियंका गोस्वामी ने बनाया है। एक कमेंट बॉक्स में आपके आज कन्फर्म कर पा रहा हूं बच्चे, ध्यान रखना बिल्कुल, सौम्या, मोहन, ठीक है ठीक है, बढ़िया, डन। हाँ जी बच्चे, ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी, बोलिए, आवाज जा रही है आपको। चलिए इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग, क्या जाएगा इसका सही जवाब, बोलिए जल्दी फटाफट जवाब दीजिए आप लोग।
आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई है। आप बताइए यूपी के किस खिलाड़ी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर की रेस में वॉक रिकॉर्ड बनाया? यही सवाल यहीं से था, यहीं से सवाल था, या इसके पहले से सवाल से फ्रीज है आपका? यहीं से फ्रीज था बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका कोई समस्या नहीं आने वाली है। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो ध्यान रखना, यूपी की किस खिलाड़ी ने महिलाओं ने 20 किलोमीटर रेस में वॉक बनाया हुआ? तो आप कहेंगे प्रियंका गोस्वामी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया। ये ध्यान रखना इस बारे में, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। देखिए तो ये आप देखते हैं इस बात को लेकर के, अब की बार जो 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं बेटा, वो 37वें जो आपके राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ आयोजित किए गए हैं? इन 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया बच्चे, वो गोवा में ही किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये गोवा के वर्तमान में है, वर्तमान में सीएम इनका नाम है प्रमोद सावंत जी। ये सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। डन। चलिए अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा 2023 में बैलन डी ओर पुरस्कार जीता गया है? तो विकल्प में नाम दे रखे हैं, जूड बेलिंगहैम ने, या एटाना बोनमती ने, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, या आपको बताना है लियोनेस मेसी ने। तो अब आप अक्सर अगली पिक्चर में हो सकता है संभवतः हमारे अगर टीम ने लगाई हो तो बिल्कुल ये लियोनेस आप मेसी हैं पहचानती हैं, और ये महिला वर्ग में जो जीता हुआ है बैलन डी ओर पुरस्कार, ये जीता हुआ एटाना बोनमती ने। तो महिला वर्ग में किसने जीता? महिला वर्ग में किसने जीता? तो महिला वर्ग आप बता दीजिएगा। और पुरुष वर्ग में अगर पूछेगा तो आप कहेंगे लियोनेस मेसी। और पुरुष वर्ग में एक बात ध्यान रखना, ये इनका 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार है। कैसा है? 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार है, 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार है, 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार है। क्या दिक्कत समझ में आपको आ जाएगी? तो कोई समस्या नहीं होने वाली बच्चे। और लियोनेस मेसी आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो लियोनेस मेसी अर्जेंटीना टीम से खेलते हैं। कहां से? अर्जेंटीना की टीम से खेलते हैं, और अर्जेंटीना वर्तमान का विश्व कप चैंपियन है, विश्व कप चैंपियन है। ठीक है, अर्जेंटीना वर्तमान में विश्व कप चैंपियन है। ठीक है, चलिए अर्जेंटीना वर्तमान में विश्व कप चैंपियन है। दोनों बातें आप ध्यान रखना, दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, और कहीं ना कहीं पेपर में सीधे यहाँ से सवाल भी आने तय हैं आपके। तो ये पिक्चर में आपने जो देख लिया है, ये महिला वर्ग में बोनमाटी है, और साथ ही साथ में लियोनेस मेसी है। लियोनेस मेसी का 8वां है। ये सारा ग्राफ पिक्चर आपको दे रखी है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया वही बातें बच्चे, अलग से कुछ भी नहीं है। बस ध्यान ये रखना कि ये अर्जेंटीना से खेलते हैं, और ये इंटर मियामी कहीं ना कहीं क्लब से, और महिलाओं में एटाना बोनमाटी जो है वो स्पेन से खेलती हैं, बार्सिलोना फेमिना क्लब से। ठीक है, दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद है आपको। चलिए, और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखना, जो कोपा ट्रॉफी है ये जीती है जूड बेलिंगहैम ने, ये रियल मैड्रिड इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। दोनों बातें आप ध्यान रखना। डन। चलिए अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, और ये बातें वही बातें बच्चे बच्चे दे रखी हैं, अलग से कोई बातें अलग से नहीं है। ध्यान रखना कि अब की बार का 67वां बैलन डी ओर समारोह था, एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, अब की बार जो इसका आयोजन किया गया वो पेरिस में किया गया है। यही इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ। गोवा के राजभवन में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों ने अपना हाल ही में क्या मनाया है? अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसी के बारे में संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया, तो आपको बताना है कितने राज्यों ने और कितने केंद्र शासित राज्यों ने अभी हाल ही में मनाया है। जल्दी जल्दी से आप सब जवाब देंगे, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? तो देखो आपको ये बात समझना होगा इस बारे में, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? तो आप कहेंगे सर कि 8 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्य, 8 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्यों ने अभी हाल ही में गोवा के भीतर, गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई, गोवा के भीतर इसका आयोजन किया गया। और गोवा के राज्यपाल अगर आपसे पूछते तो आप कहेंगे गोवा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई हैं बच्चे, श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई हैं। और सीएम साहब तो आपको बताएं प्रमोद सावंत हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत हैं। अब एक बात का खासा ख्याल रखना, क्या ख्याल रखने वाली बात यहाँ पर रहेगी? ख्याल रखने वाली बात ये रहेगी कि यह यहाँ पर प्रॉपर डेटा दे रखा है कि 1 नवंबर को कौन कौन से राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया हुआ है। तो एक राज्य को 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके सामने हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। और 5 यूटी आपके यहाँ पर दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप के साथ साथ आप कहेंगे पंडुचेरी। तो 8 और 5 8 राज्यों ने और 5 केंद्र शासित राज्यों ने अपना क्या मनाया? वो बच्चे अपना स्थापना दिवस मनाया हुआ। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर में अगर आपके आए तो आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर उल्लेखित है कि पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गोवा के जो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बात बताई, उनके द्वारा उपस्थिति में से मनाया गया है। और ये सवाल पेपर में ऐसे ही आएगा, एज इट इज ऐसे ही आएगा। डन। चलिए अगला सवाल देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है। किस देश द्वारा भारतीय पर्यटकों को 10 नवंबर से वीजा फ्री प्रवेश करने की घोषणा करी है? कौन सा वो राज्य जिसने ऐसी अनाउंसमेंट करी 10 नवंबर से वीजा फ्री प्रवेश? तो बताइए, वियतनाम, थाईलैंड के द्वारा, मालदीव के द्वारा या श्रीलंका के द्वारा? किसके द्वारा ऐसा घोषणा करी गई? तो आपको ध्यान रखना इस बात में लेकर के, थाईलैंड ने ऐसा बोला है कि भारत के 15 लाख पर्यटक और अट्रैक्ट होंगे हमारे यहाँ पर। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये किसकी मान्यता है? ये थाईलैंड की मान्यता है।
समझ आ रही बातें? ये थाईलैंड की मान्यता है बच्चे, और कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए, थाईलैंड इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बात करें तो देखो लिखा हुआ है कि 10 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर से बच्चे 10 नवंबर से 10 मई 2024 तक की समयावधि के लिए लागू होगा। यह निर्णय अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से लिया गया है। और थाईलैंड सरकार के मुताबिक जो यहाँ पर्यटक हैं इनमें वृद्धि होगी, लगभग 14 लाख अतिरिक्त आपके यहाँ पर आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डन? डन। एक क्वेश्चन बताइएगा कि थाईलैंड की वर्तमान में मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थाईलैंड की मुद्रा का नाम बच्चे क्या है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रसूल जी, बिल्कुल 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 सही बात है। आ रही समझ में बात आपको? ठीक है, ठीक है, मुद्रा आपको बताना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी लोग। अगला सवाल है कि वैश्विक संस्कृति समझ के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये महिला हैं। और किसे दिया गया 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार? तो इनको दिया गया है, इनका नाम है नंदिनी दास। क्या कहोगे? नंदिनी दास को भी दिया गया है, तो ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर हम बात करें पुस्तक के लिए, तो इनकी एक पुस्तक है जिसके लिए इनको नंदिनी दास को दिया गया है, काउंटरिंग इंडिया। ये किताब आप रट लीजिएगा, काउंटरिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे नंदिनी दास की पुस्तक का नाम है काउंटरिंग इंडिया, और इसी पुस्तक के लिए नहीं पुरस्कार दिया गया बच्चे, ये ध्यान रखना, पेपर में आने लायक अच्छा सा आपका सवाल रहेगा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं अगले सवाल की ओर, तो फीफा 2024-34 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए ये सवाल मैं आपको अभी बता चुका हूं, बताने के अलावा मैं आपको एक बार पुनः बता दूं आपके लिए, क्या कि फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी मिलनी थी पहले ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसके मना कर दिया, तो ये मेजबानी दे दी गई है अब सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब 2034 की मेजबानी करेगा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी हाल ही में जो मेजबानी करी थी वो कतर ने करी थी 2022 के भीतर, और आने वाले समय में मैक्सिको, कनाडा और आपके साथ साथ अमेरिका, इन तीनों साझा देशों में किया जाएगा। इसके बारे में ये भी आप ध्यान रखना। डन? चलिए आगे बात करते हैं बच्चे अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे सामने क्या आ जाएगा, या आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जापान में अब की कौन कौन सी बैठकें बुलाई गई। तो जापान में एक तो G7 की बैठक बुलाई गई है, और इसके अलावा क्वाड 2023 की जो बैठक बुलाई है वो भी किसने बुलाई है? जापान ने बुलाई है। ये दोनों बातें आप लिख सकते हैं, दोनों बातों में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। भारत के बारे में आप जानते हैं, भारत एक तो G20 की मेजबानी कर रहा है, संघाई सहयोग संगठन 2023 की मेजबानी भी भारत कर रहा है। ये दोनों घटनाएं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों बातें अपने ध्यान रखना, कई बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है, मैं अक्सर आपके साथ में डिस्कस कर ही लेता हूं। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन से पहले ये देखो यहाँ पर किस तरीके से मेजबानी ली है सऊदी अरब ने, उसके बारे में प्रॉपर दे रखा है, प्रॉपर फीफा के द्वारा एक कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, कैसे कैसे मेजबानी दी गई है सऊदी अरब को होस्ट के लिए 2034 के लिए। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अब की बार कहां आ रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा होगा। तो ये अब की बार कहां आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहां किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो कौन होंगे? अनुपम खेर, रेखा, शेखर कपूर या अमिताभ बच्चन? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, शेखर कपूर साहब जो होंगे ये इसके क्या होंगे? जूरी पैनल के अध्यक्ष होंगे। जूरी पैनल उसे कहते हैं जो निर्णायक निर्णय लेती है, तो उसके अध्यक्ष के रूप में शेखर कपूर जी काम करेंगे। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि यहां पर जो डगलस हैं, निकोलस डगलस हैं, डगलस को भी हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार भी दिया जाएगा यहीं पर ही। सत्यजीत रे पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डगलस जी को दिया जाएगा। सत्यजीत रे पुरस्कार कहां दिया जाएगा? तो आप कहेंगे यह पुरस्कार दिया जाएगा इसी में ही, कहां? भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। किसे दिया जाएगा? तो डगलस जी को दिया जाएगा। ये हॉलीवुड के निर्देशक हैं डगलस जी, इन्हें ही ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, यही हैं आपके शेखर कपूर साहब, इन्हीं को ही ये दिया गया है। तो शेखर कपूर जी आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ठीक है। शेखर शेखर जी आपको उत्तर दिखाई दे रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप इन्हें देखिएगा, यही आपके अभिनेता हैं। इनको इन्होंने अपने बहुत सारी फिल्मों में, पहले पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जो आपकी कहीं ना कहीं 90s वगैरह की फिल्में हैं। खैर आगे बात करें बच्चे, तो अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में, एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शारदा सिन्हा को, मनोरंजन मिश्रा को, या पंकज नायर को, या दीपेश नंदा को? किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है बच्चे, किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा किसे अपॉइंट किया गया है, हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, बोलिए। बोलिए।
तो आप कहेंगे अभी हाल ही में मनोरंजन मिश्रा, क्या बेटा, मनोरंजन मिश्रा, इसका एकदम सटीक जवाब आ जाएगा। मनोरंजन मिश्रा को अभी हाल ही में आरबीआई ने इस पद पर नियुक्त किया है। दो बातें बहुत जरूरी आपके लिए करनी जरूरी हो जाएंगी। क्या, आप एक बात नोट कर लीजिएगा, क्या कि आरबीआई की स्थापना कब हुई बच्चे, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना करी गई कब, तो आप कहोगे 1 अप्रैल 1935 में। कब, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और मैं कई बार आपसे बता चुका हूं इसके बारे में, आरबीआई के बारे में, कि आरबीआई तत्काल समय में मात्र 5 करोड़ रुपए की राशि के साथ स्थापित हुई थी। कितने, मात्र 5 करोड़ रुपए से आरबीआई की स्थापना करी गई थी। इसलिए आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर करी गई थी। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना करी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी जरूरी बात और क्या याद कर पाओगे, दूसरी जरूरी बात एक और याद कर लेना। क्या याद कर लेना आप सभी लोग, कि वर्तमान में गवर्नर साहब कौन है, तो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। नाम क्या है 25वें गवर्नर का, तो आप कहेंगे वर्तमान में 25वें क्रम का गवर्नर का नाम क्या है, आप कहेंगे शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जी जो वर्तमान में है वो आपके आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास साहब। डन। अगले सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में हुई, अभी आपको बताया मैंने। इसके अलावा आरबीआई वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये भी मैंने आपको बता दिया, शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी हैं, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताना, वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 है। बहुत सारी बैंकों का मर्जनाइजेशन हो गया, इसलिए वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या केवल 12 रह गई है। ये आपको अच्छे तरीके से सीखना है, ये एकदम फास्ट ट्रैक आपका रिवीजन हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी ना जाए और बेहतर ढंग से आपका पढ़ाई भी हो पाए, यही कारण आपका है, और कोई बात नहीं बच्चे। आगे देखो, अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या महत्वपूर्ण है। अगला सवाल हमारे सामने, एक सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा किस स्टेडियम में स्थापित करी गई, तो तेंदुलकर जी की एकदम एग्जैक्टली ऐसी ही प्रतिमा स्थापित करी गई। आपको प्रतिमा दिखाई दे रही हो, कहां पर स्थापित करी गई, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो ये पूछा जा सकता है कि वानखेड़े स्टेडियम कहां है, तो आप कहेंगे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित की गई। किसकी करी गई है, तो आप कहेंगे यह प्रतिमा किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। और तेंदुलकर जी के बारे में ध्यान रखना, तेंदुलकर जी को अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने क्या बनाया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निर्वाचन आयोग ने अपना यूथ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निर्वाचन आयोग ने क्या बनाया हुआ है, यूथ ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, यूथ का ब्रांड एम्बेसडर। और आईसीसी का आप ये भी ध्यान रखना, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बना रखा है, वो भी तेंदुलकर साहब को ही बना रखा है, आईसीसी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ध्यान रखना। और होलकर स्टेडियम आपका एमपी में है, होलकर स्टेडियम आपका एमपी में है, ये आपका यूपी में है ग्रीन पार्क। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, दोनों बातें अच्छे तरीके से ध्यान रखना, जैसे सवाल आपके पेपर में आए वैसे सवालों का प्रत्युत्तर कर दीजिएगा, काम आपका अच्छे तरीके से चल जाएगा बच्चे, बहुत मेहनत के सवाल हैं। और अहमदाबाद स्टेडियम वो स्टेडियम है जहां पर विश्व कप का पहला मैच का आयोजन किया, या उद्घाटन समारोह का आयोजन यहीं किया गया था बच्चे। ठीक है, आगे सवाल की ओर बात करते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है, सचिन तेंदुलकर को किस संस्था ने यूथ एम्बेसडर बनाया, मैंने आपको सवाल यहाँ बता दिया है किस संस्था ने बनाया हुआ है, तो आप कहेंगे निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि पुस्तक का नाम क्या है, तो आप कहेंगे प्लेइंग इट माई वे। क्या कहोगे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। किसकी पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, तो आप कहोगे प्लेइंग इट माई वे, ये किसी और की पुस्तक नहीं है बच्चे, सचिन तेंदुलकर की ही किताब है, पेपर में खूब पूछी जाती, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ठीक, डन। आगे बात करें अगले सवाल की ओर बच्चे, बात करते हैं। देखिए अगला सवाल हम बात करते हैं, अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है कि डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव किसने जीता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव है किसने जीता, और कौन सा क्षेत्रीय निदेशक, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना दक्षिण पूर्व एशिया। किसका बच्चे, दक्षिण पूर्व एशिया का। तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक का कार्यभार अभी जो चुनाव हुआ किसने जीता हुआ है, तो आप कहेंगे साइमा जावेद ने। साइमा जावेद बच्चे हैं कौन, तो ये जो आपके बांग्लादेश है वर्तमान में, पूर्वी पाकिस्तान आधुनिक बांग्लादेश जो आपका है, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, शेख हसीना। शेख हसीना जी की सुपुत्री हैं, कौन है, शेख हसीना जी की ये सुपुत्री हैं, शेख हसीना की ये पुत्री हैं, कौन, साइमा जावेद। हालांकि इनका कोई योगदान नहीं रहा शेख हसीना जी का, ये चुनाव जीती हैं नेपाल के आचार्य जी को हराने के बाद। डब्ल्यूएचओ की अगर मैं बात करता हूं तो डब्ल्यूएचओ की बच्चे स्थापना कब हुई, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, 1948 में। और 7 अप्रैल जाना जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल किसके लिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रहेगा, बहुत जरूरी सवाल रहता है, तो ये बहुत पेपर में पूछा भी जाता है डब्ल्यूएचओ के बारे में। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है, तो आप कहेंगे टेड्रोस अधोनाम। टेड्रोस अधोनाम। अब पिक्चर भी आप देख ही रहे हैं साइमा जावेद जी को, बिल्कुल 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 सही जवाब है, बिल्कुल बच्चे विकल्प आपके आ रहे हैं, आपने पढ़ा है, और जिस बच्चे ने पढ़ रखी है आपकी वीक करंट अफेयर, उसे कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। मैं वादा करता हूं आपको सारे सवाल आप अच्छे तरीके से फंसा ले जाएंगे आप, ठीक है, डन।
चलिए अगले सवाल की ओर बच्चे बात करें। अगला सवाल क्या है, तो ये जो आचार्य साहब हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद आचार्य, इन्हीं को पराजित किया और जीतने दर्ज करके साइमा जावेद जी ने दर्ज करी है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना मैंने अभी आपको बताया, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अभी आपको हालांकि चर्चा हम कर चुके हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधोनाम। टेड्रोस अधोनाम वर्तमान में क्या है इसके? टेड्रोस अधोनाम। तो टेड्रोस अधोनाम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कौन है बच्चे? अध्यक्ष हैं, डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष। अफ्रीकी मूल से पहले अध्यक्ष हैं, इसलिए पेपर में इनका नाम बहुत पूछा जाता है। अच्छे तरीके से कर लेना, समस्या आपके नहीं आएगी। डन। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल हमारे सामने देखो, देखिए याद दे रखा है, पढ़िए। अगला सवाल दे रखा है कि हाल ही में डैश के राजभवन स्थित सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है। किसने किया हुआ है? तो आप ध्यान रखना, इसका उत्तर आ जाएगा बच्चे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के कई परीक्षाओं में सचिवालय पूछा जाता है, तो पश्चिम बंगाल के सचिवालय का नाम क्या है बच्चे? राइटर्स बिल्डिंग है। क्या है? राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग किसके सचिवालय का नाम है? तो आप कहेंगे राइटर्स बिल्डिंग जो है सचिवालय किसका है? आप कहेंगे ये पश्चिम बंगाल का सचिवालय है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मेहनत करिएगा, कवर अप कर जाएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली बच्चे हैं। डन। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चे। तो पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि अब हम जो राजभवन के अंदर सिंहासन कक्ष है इसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर करेंगे। ये जब 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया गया, उसके बाद बहुत सारी जगह पर निर्णय लिया गया। तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वहां का राजभवन है। उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम क्या है? लोक भवन। पेपर में पूछा गया बहुत सारा सवाल, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का लोक भवन कहलाता है। बिल्कुल। अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है कि एकता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस हालांकि कर लिया है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार पटेल की जयंती के ऊपर, ठीक है। सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान रखना, बारदोली। बारदोली जो है, बारदोली की महिलाओं की ओर से, बारदोली की महिलाओं की ओर से बच्चा किसने दी है? तो बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दी थी। तो जैसा सवाल ऑप्शन में आए वैसा आप करिएगा कि महात्मा गांधी अगर आए तो आप समझ लीजिए महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहा है, और अगर इनका नाम नहीं है तो महिलाओं की ओर से किसने दी थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ये बातें आपको अच्छे तरीके से सीखनी है, मेहनत करके करिएगा, पेपर में ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। डन। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है। अगला सवाल हमारे सामने क्या है? अगला सवाल है कि वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में भारत का कौन सा शहर विश्व में चौथे स्थान पर है? आपको बताना है चौथे स्थान पर रहा हुआ है। दिल्ली है, मुंबई है, मनाली है, या गोवा है? तो इसका जवाब आप सब क्या कह जाएंगे कि मुंबई आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, मनाली आ जाएगा, गोवा आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा। दुनिया में मूल्य वृद्धि के मामले में नंबर 1 पर कौन सा शहर आपका रहा है? ठीक है, वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान विश्व में चौथे स्थान पर रहा? कमेंट करिए जल्दी से। डन डन डन, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक, बढ़िया बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बारे में जो आंका गया है वो किसे आंका गया है कि वैश्विक मूल्य मूल्य वृद्धि के मामले में जो मूल्य बढ़ रहे लगातार, वो किसको आंका गया है? मनाली को आंका गया है, गोवा को आंका गया, किसे आंका गया है? जल्दी बताइएगा आप सभी लोग। वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि के मामले में भारत का कौन सा ऐसा रहा है जो आपका शीर्ष रहा है? आपको जल्दी से इसका जवाब देना है बच्चे, ठीक है, जल्दी से आप सबको जवाब इसका देना है। क्या आ जाएगा इसका एकदम सटीक और सही जवाब? बिल्कुल, तो ध्यान रखना इस बारे में लेकर के कि इसमें मुंबई जो है आपका, जिन बच्चों का जवाब मुंबई आ रहा है वो सारे बच्चे एकदम सटीक जवाब कर रहे हैं, तो मुंबई इसका एकदम सटीक और एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे। डन। चलिए अगला सवाल देखो क्या दे रखा है कि 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ये इनका संबंध कहां से है? तो ये जो फोटोग्राफर आपको 10 वर्षीय बच्चा दिखाई दे रहा है, ये एक इन्हें अभी हाल ही में इनका नाम है विहान तल्या, और इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध बेंगलुरु से है। और एक बात का खासा ख्याल रखिएगा कि इन्होंने जो पिक्चर खींची है वो पिक्चर एक मकड़ी और भगवान कृष्ण के साथ में है। तो किस तरीके से प्रकृति और मूर्ति का सीधा दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है, उसी को डिकोड करता है और उसी के ऊपर ही पूरी आधारित है।
और पूरा भरोसा अच्छे तरीके से आपको समझ में भी चीज़ें आती ही होंगी। चलिए अगला देखते हैं बच्चे आगे क्या है। भोपाल में, अभी मैंने आपको एक सवाल बताया था कि भोपाल के अंदर उन्मेष साहित्यिक सम्मेलन, उन्मेष साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया 2023 का, तो आप कहेंगे इस सम्मेलन का आयोजन 2023 का कहाँ किया गया है, भोपाल में किया गया। राष्ट्रपति महामहिम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ध्यान रखना इस बारे में। डन। चलिए अगला सवाल बच्चे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, किस राज्य में 10 दिवसीय उत्तराखंड राज्य महोत्सव या उत्तराखंड महोत्सव की स्थापना, उत्तराखंड महोत्सव मनाया जा रहा है। विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, छत्तीसगढ़, MP, UP या बिहार। तो ध्यान रखना उत्तराखंड अलग कब हुआ था, तो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया था। कहां से अलग किया गया था, तो ये यूपी से अलग हुआ था। कहां से अलग हुआ था, यूपी से। यूपी से अलग हुए थे, कितने 13 पर्वतीय जिले काट दिए गए थे, 13 पर्वतीय जिले काट दिए गए थे और इन्हीं को काट करके बनाया गया उत्तरांचल। और उत्तरांचल बहुत दिन तक उत्तरांचल रहा, बाद में 2007 के आसपास इसने अपना नाम बदल दिया राज्य के द्वारा और नाम क्या रखा गया, उत्तराखंड। तो आज जो आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है ये पूर्व में यूपी का ही अंग हुआ करता था और अभी जो मनाया जा रहा है बच्चे वो भी उत्तर प्रदेश का ही मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश द्वारा ही मनाया जा रहा है आपका क्या, उत्तराखंड महोत्सव। लखनऊ में बड़े भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया, अलग अलग स्तर पर इसमें बहुत सारे समारोहों का आयोजन भी किया गया है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। रन राइट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। और सन 2000 में आपको बहुत अच्छे से पता है कि सन 2000 में सबसे पहले कौन बना, तो आप बना छत्तीसगढ़ जो कि MP से काट करके बना हुआ था। इसके बाद कौन बना, यूपी, आपका उत्तराखंड बना, फिर आपका झारखंड बना। तो सन 2000 में ये आपके 3 राज्य बने हुए थे, ठीक है, झारखंड 3 राज्य बने हुए थे, ये सन 2000 के ही तीनों राज्य हैं, आप ध्यान रखना इस बात को। अगला सवाल देखो बच्चे क्या दे रखा है, लिखा है जिस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। पिक्चर से काफी कुछ आप सीख जाते हैं इस बारे में, इसलिए पिक्चर लगाई जाती है। तो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी USA ने करी है, यूनाइटेड किंगडम ने करी है, रूस ने करी है या चीन ने करी है। तो आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इनका नाम है ऋषि सुनक। ब्रिटेन के PM कौन है, ऋषि सुनक साहब। तो ऋषि सुनक जो हैं आपके, ऋषि सुनक के द्वारा अभी क्या किया गया है, मेजबानी करी गई है इस बैठक की। तो आपको ये बात पता है, विकल्प आपके सामने आ ही जाएंगे, क्या, यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। कौन है आप कहेंगे, तो आप कहेंगे ऋषि सुनक जी, यूके, इसका सही उत्तर आ जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला देखो सवाल क्या दे रखा है, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। लिखा हुआ है एक महामाया किसकी माता थी। कुछ सवाल भी आपको मैंने स्टैटिक के बीच बीच में दिया करता था, है ना, तो ध्यान रखना इस बात को लेकर के। महामाया किसकी माता थी, तो मैंने आपको बताया था महामाया किसकी बचा माता थी, तो ये महात्मा बुद्ध की माता थी, महात्मा बुद्ध की माता थी। ठीक, आगे देखो क्या दे रखा है, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहां धर्म प्रचार के लिए भेजा था। तो आपको इन्होंने बता रखा है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहां धर्म प्रचार के लिए भेजा था, तो इन्होंने अपने धर्मपुत्र को श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था बच्चा, श्रीलंका भेजा था। पुत्री संघमित्रा और पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र। पुत्र का नाम क्या है बेटा, महेंद्र, ध्यान रखना। डन, दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, इस बात को श्रीलंका भेजा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे था, तो ध्यान रखना कालीबंगा आपका किस नदी के किनारे था, कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे था, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है, तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है बच्चे, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहीं और नहीं है, अनुच्छेद 52 में ही है। ये आसान सवाल है, बहुत मेहनत मत करिए इस बारे में, आसानी से आप कर लीजिएगा, ठीक है। डन, ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सबके उत्तर आ रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स आपका एक बार चेक कर ले रहा हूँ, जल्दी से आप सब बताइएगा क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, क्या आ जाएगा इसका एकदम सटीक जवाब, जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ चलते हैं। अगला देखिए सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, उनके बारे में भी बात करेंगे। चल डन, चलिए अगला देखिए सवाल क्या दे रखा है हमारे सामने। तो पहला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या, कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, यानी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों तथा चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना विकल्प दे रखे हैं आपके, सॉफ्टेक विकसित किया गया था, या चुनाव विकसित किया गया था, या आपको बताना है इनकोर विकसित किया गया था, या आपको बताना है इलेक्शन विकसित किया गया। क्या विकसित किया गया था, तो ध्यान रखना इनकोर नाम का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया है वो उम्मीदवारों के लिए सही ढंग से और चुनाव प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। और कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि अपना जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना बच्चे 25 जनवरी
25 जनवरी 1950 को हुई थी। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट ऑन 25 ऑफ जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं बच्चे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राजीव कुमार जी वर्तमान में क्या हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इलेक्शन कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप कहेंगे राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। याद रख पाएंगे? राजीव कुमार जी हैं। बिल्कुल, मेहनत से करिएगा, हो जाएगा याद, इतना कठिन है नहीं बेटा, ठीक है? राजीव कुमार साहब। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल देखिए महत्वपूर्ण क्या है हमारे सामने। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, पढ़िएगा कि हुरून इंडिया दानवीर या परोपकारी व्यक्ति सूची में 2023 में कौन सा पहले स्थान पर रहा है? भारतीय रतन टाटा हैं, या शिव नडार हैं, या मुकेश अंबानी हैं, या फिर आपको बताना है गौतम अडानी हैं। देखिए विकल्प आपके सामने दे ही रखा है, फोटो अगर आप पहचानते हैं तो कोई समस्या आने वाली है नहीं। ध्यान रखना इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा बच्चे? इसका सही जवाब आ जाएगा शिव नडार। और शिव नडार जो कंपनी चलाते हैं वो कंपनी कौन सी है? HCL चलाते हैं बच्चे, HCL टेक्नोलॉजी। HCL के वर्तमान में ये फाउंडर भी हैं शिव नडार साहब। इनकी पुत्री हैं रोशनी नडार, वो भी महिलाओं की सूची में, धनी धनी महिलाओं में सूची में इनका नाम अक्सर आता रहता है, तो ये ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है? अगले सवाल की बात करें बच्चे। अगला सवाल देखो क्या रखा है, शिव नडार की कंपनी पूछी है, तो मैंने अभी अभी आपको शिव नडार की कंपनी के बारे में अवगत कराया कि कंपनी का नाम क्या है? HCL। क्या नाम है बच्चे? HCL। याद रख पाएंगे? बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बिल्कुल कमेंट बिल्कुल आपके सही आ रहे हैं, सटीक आ रहे हैं, कोई समस्या बच्चे नहीं है, आपके कमेंट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है? देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारे सामने देखिए लिखा हुआ है क्या? अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है कि DRDO आयरन डोम का निर्माण भारतीय संस्करण में करेगा, यह निर्माण किस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा? तो प्रोजेक्ट डोम, या प्रोजेक्ट कुश, या प्रोजेक्ट चीता, या फिर प्रोजेक्ट तेज, किसके तहत इसका निर्माण किया जाएगा? सबसे पहला सवाल आता है आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम इजरायली प्रणाली है, यानी इजराइल की एक प्रणाली है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इजराइल की एक प्रणाली है, यह क्या करता है? रॉकेट को या रॉकेट या मिसाइल को रोकने का काम करता है आयरन डोम। और इसी की तकनीकी पर हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट कुश। और प्रोजेक्ट कुश के तहत यह उनसे भी अच्छा और उन्नत बनाया जाएगा भारत के अंदर। कौन बनाएगा? DRDO बनाएगा। तो DRDO के बारे में जरूर ध्यान रखना। DRDO एस्टेब्लिश इन 1 जनवरी 1958। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बच्चे दिल्ली के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और साथ ही साथ जरूर बात ध्यान रखना कि आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। आदर्श वाक्य पेपर में खूब पूछा जाता है। आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, याद रखना, पेपर में बहुत पूछा जाता है सवाल, ठीक है बच्चे? ध्यान रखना इस बात को लेकर के। चलिए अगला सवाल देखो, देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है कि विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये फोटो से काफी कुछ क्लियर है, तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको अलग से नहीं करनी है बच्चे, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ये खिलाड़ी कोई और नहीं है, आपको पता है कौन है? मोहम्मद शमी। लेकिन यहां से एक सवाल आपका और निकल कर आ जाएगा, वो ये कि स्पिन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, स्पिन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, सर्वाधिक विकेट किसने लिए हुए? तो आप ये कहेंगे स्पिन में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? कुलदीप यादव के द्वारा लिए गए। तो ये भी बात ध्यान रखना, ये फास्टर बॉलर हैं और कुलदीप यादव जो हैं वो स्पिनर हैं, ये आप ध्यान रखना, मान्यता रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि 2023 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपको पता है कि भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है, भारत इसका मेजबान है, राइट? और अगर आपसे पूछे BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष बताएंगे सर इसके अध्यक्ष का नाम है रोजर बिन्नी। क्या नाम है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं BCCI के। और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला साहब। कौन है? राजीव शुक्ला साहब है। अच्छे तरीके से सवाल आपके हो जाएंगे, कोई समस्या इसमें बच्चे नहीं आने वाली है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा? अगला सवाल ये है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी 2024 कौन सा देश करेगा? तो ये आपको पिक्चर जो दिखाई दे रही है, ये है अश्विनी वैष्णव साहब, ठीक है? अब जब भारत के नेता की पिक्चर लगी हुई है, अश्विनी वैष्णव IT मिनिस्टर हैं ये, तो जाहिर सी बात है अब की बार आयोजन भी कौन करेगा? 2024 की मेजबानी कौन करेगा इसका? तो 2024 की मेजबानी बच्चे कौन करेगा? भारत करेगा। डन? समझ में आ रहा है आप सबके? भारत करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पी दिवाली, आपको भी हैप्पी दिवाली। चलिए बच्चे ठीक है, आगे बात करें, आगे बात करें इसके ऊपर, आगे सवालों के बारे में बात करें। अगला सवाल क्या हो जाएगा आपका, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए डन डन डन, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना इसके अगले सवालों की और बात अगर हम करते हैं तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अगला सवाल हमारा रहेगा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया है? जयपुर में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, कानपुर में किया गया है, या लखनऊ में किया गया? आपको जल्दी से इसका जवाब देना है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया है, राइट?
वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखना, आपको मैंने बहुत पहले करा रखा है भारत मंडपम के अंदर। और भारत मंडपम बच्चा बच्चा कहाँ है, तो भारत मंडपम आपको पता है, भारत मंडपम की स्थापना कहाँ करी गई है, वो स्थापना करी गई बेटा नई दिल्ली के अंदर। तो इसका आयोजन भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर किया गया। और भारत मंडपम के भीतर ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा G20 जो ग्लोबल नेता की समिट थी, G20 जो समिट थी उसका आयोजन भी बच्चे यहीं किया गया था। ठीक है, G20 समिट का आयोजन भी यहीं किया गया। तो यहीं पर चोलकालीन भगवान शिव की नटराज प्रतिमा की स्थापना करी गई थी, नटराज प्रतिमा यहीं स्थापित करी गई थी। और अभी अगर आपसे कह दिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम क्या है, तो अब भारत मंडपम नहीं रहा, दिल्ली के अंदर ही स्थित है यशोभूमि। यशोभूमि भारत का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, भारत का सबसे बड़ा क्या है बच्चे, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक एक्चुअली भारत ही नहीं कहूंगा मैं, एशिया कह दूं ज़्यादा बढ़िया है। तो यशोभूमि पहले बनना नहीं पाया था, इसलिए इसका आयोजन कहाँ किया गया था, भारत मंडपम में किया गया था। ये सब दिल्ली के प्रगति मैदान में ही स्थित है, इसलिए आप ध्यान रखना, सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखो बच्चे, क्या है अगला सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो कुछ सवाल दे रखे हैं, यशोभूमि कन्वेंशन कहाँ सेंटर कहाँ है, वही सवाल आ गया ना। तो आप क्या कहोगे, इसका आयोजन बेटा भगुआ कहाँ किया गया, दिल्ली में, दिल्ली में ही है ये। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है, ये भी दिल्ली में ही स्थापित की जा रही है, रेलवे के सहयोग से स्थापित करी जा रही है, ये जरूर ध्यान रखना। अमृत महोत्सव पर अमृत वाटिका कहाँ स्थापित करी गई, इसका भी आयोजन दिल्ली ही हो जाएगा, दिल्ली ही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन वार रूम, प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा क्या किया गया है, अभी हाल ही में ग्रीन वार रूम लॉन्च किया गया। तो ये सारे सवालों का जवाब बच्चे दिल्ली ही है, कोई समस्या नहीं आएगी, दिल्ली ही इसका, चारों का जवाब दिल्ली ही है बिल्कुल। आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। बस हिसाब से क्रैकर्स फोड़िएगा, और अगर फोड़ते भी तो बहुत हिसाब से, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में संभवतः बेरियम वाले जो आपके पटाखे हैं, जहां तक मुझे पता है वो बेरियम वाले कंप्यूटर आपके पटाखों पर बैन लगा दिया है। तो आप ऐसे कोई पटाखे मत फोड़िए जो सरकार के दिशा निर्देश में ना आते हों, ठीक है। चलिए, चूंकि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी बातें सरकार के द्वारा भी निर्देशित हैं, क्योंकि अगर आप कोई बात ऐसी करते हैं तो जाहिर सी बात है कार्यवाही भी आप पर हो सकती है। डन, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि 2 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य किस देश के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। झंडे से काफी कुछ क्लियर होगा, 2 देशों के झंडे बने हुए, इनमें से एक तो अपना भारत का ही है। आपको बताना भारत किस देश के साथ बैठक बुलाएगा, तो यहाँ झंडा अमेरिका का है, ध्यान रखना। अभी हाल ही में यूएसए के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। 2+2 वार्ता होती क्या है कि 2 प्रतिनिधि भारत के होते हैं, डिपेंड करता है वो कोई भी मंत्रालय से हो सकते हैं, चाहे रक्षा, वित्त या फिर अन्य मंत्रालय। और ऐसे ही सेम मंत्रालय के ही लोग सामने वाली पार्टी से भी होते हैं, यानी सामने वाले देश से भी सेम मंत्रालय के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हाल ही में 2+2 वार्ता यूएसए के साथ में हुई। बाकी जो भी विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इन देशों के साथ में भी भारत की समय समय पर 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल हैं। आपको बताना है कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र के हैं या कर्नाटका के हैं। देखो कर्नाटक 2 बार दे रखा है, या केरला के हैं। तो आपको बताना है कहाँ के हैं। बहुत अच्छे से आपको पता है ये केरल राज्य के राज्यपाल हैं। और क्यों है चर्चा में, क्यों है, क्योंकि इनको विधेयक इन्होंने पास नहीं किए, तो इसलिए सरकार वहाँ हाईकोर्ट में इस बात पे आवाज़ उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रही है कि हम हमारे विधेयकों की बात राज्यपाल महोदय नहीं सुनते हैं, इसलिए मामला चर्चा में तूल पर था, इसलिए ध्यान रखना। केरल भारत का वह राज्य है जहाँ जिसने स्वयं का अपना इंटरनेट लॉन्च कर रखा है, स्वयं का इंटरनेट लॉन्च कर रखा है, ये भी ध्यान रखना। स्वयं का इंटरनेट किसने लॉन्च कर रखा है, इसी ने लॉन्च कर रखा है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, भारत का पहला ई हाई कोर्ट यहीं पर स्थापित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। मैं सारे सवालों का तो डिस्कशन नहीं करा पाऊंगा, वैसे तो मैं खूब रिवीजन कराता हूँ, आप जानते हैं करंट अफेयर में अच्छे तरीके से रिवीजन हम लोग खूब करते हैं, मेहनत करते हैं, खूब रिवीजन करते हैं। डेली हमारी क्लास चलती है 7 से 8, डेली आप जानते हैं बच्चे मेहनत करते हैं हम सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो केरल के बारे में आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। केरल के बारे में, केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने का प्रयास कहा है कि केरलम कर देंगे हम अपना नया नाम, मलयालम भाषा में केरलम करने की बात करी है, पेशकश करी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत का पहला ई हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया। मैंने अभी आपको जवाब दिया है कि केरल में स्थापित किया गया है। और एक सवाल क्या और पूछ रहा है कि स्वयं का ओटीटी कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर भी केरला ही आ जाएगा। और केरल के 3 जनपद चर्चा में थे, एक जनपद था कोल्लम। कोल्लम इसलिए चर्चा में था, इसीलिए मैंने कहा निम्न में से कौन कौन से जनपद आपके चर्चा के कारण थे। कोल्लम चर्चा में रहा, 100% संविधान साक्षर, भारत का पहला जिला ये है जो 100% संविधान साक्षर है, इसलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो बनने ही थे।
क्वेश्चन तो आपके बनने ही थे ना बच्चे। 100% संविधान साक्षर कौन बना, तो आप कहेंगे 100% संविधान साक्षर और कोई नहीं बना, कोल्लम बना। कौन बना, कोल्लम बना। और इसके अलावा एक जनपद है वायनाड, ये भी यहीं का ही है। तो वायनाड वो जनपद है जहां पर देश के आदिवासियों के लिए पहली बार प्रमाण पत्र जारी किए गए। आदिवासियों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए। क्या किए गए बच्चे, आदिवासियों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को लेकर के। और एक जनपद है एर्नाकुलम, एक जनपद का नाम है एर्नाकुलम। और एर्नाकुलम चर्चा में क्यों रहा था, तो एर्नाकुलम चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इस राज्य ने या इस जनपद ने या 10,000 स्टार्टअप स्थापित कर दिए थे। भारत में पहला ऐसा जिला था जिसने 10,000 स्टार्टअप स्थापित कर लिए हों, तो एकमात्र जनपद कौन था, एर्नाकुलम। और ये तीनों ही जनपद आपके कहाँ के हैं, ये आपके तीनों ही जनपद आपके केरला के हैं। चाहे एर्नाकुलम से सवाल आ जाए, वायनाड से सवाल आ जाए या कोल्लम से आ जाए, अपने जवाब को मत बदलिएगा, सही जवाब आपको मिल जाएगा। अगला देखिए सवाल क्या दे रखा है, पढ़िएगा अगले सवाल की ओर। क्या दे रखा है बच्चे, अगला सवाल दे रखा है आपका, अगले सवाल से पहले कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दे रखी हैं, आप बताइएगा क्या इसका जवाब आ जाएगा। सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको पता है शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया है, वो ध्यान रखना, रचना उनकी है सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, रचना का नाम क्या है, सूर्यवंशम। और ज्ञानपीठ जो आपका व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को, किसे दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी रचना है पागलखाना, पागलखाना के लिए दिया गया है। ठीक है, बीच बीच में कुछ मिसलेनियस सवाल भी पड़े हुए हैं, आप आराम से कर सकते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये 12 लोगों को दिया गया, इसलिए आप ध्यान रखना, ये सवाल पेपर में इसीलिए पूछा जाता है कुल कितने लोगों को अभी हाल ही में दिया गया है। यह आपका विज्ञान अन्य क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पेपर में खूब पूछा जाता है, भारत का एक बहुत बेहतरीन पुरस्कार है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि परुमला पेरुनल नामक उत्सव कहाँ मनाया गया, आपको बताना है सही जवाब कि उत्सव कहाँ मनाया गया है। आपको फटाफट जवाब देना है, कर्नाटका में, केरला में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में, कहाँ मनाया गया, आपको इसका जवाब दे जाना बच्चे, जल्दी बताइएगा कहाँ मनाया गया है। ठीक है, कहाँ मनाया गया है जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान रखना कि परुमला पेरुन्नल महोत्सव जो मनाया गया बच्चे, वो केरला में ही मनाया गया। कहाँ मनाया गया, केरला में ही मनाया गया। कैथोलिक चर्च में इसका आयोजन किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये उत्सव जो आपका है केरल का उत्सव है। डन, आगे बात करें। अगला देखिए सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान किस देश ने शुरू किया है। तो अभी हाल ही में 40वां अंटार्कटिका जो अभियान शुरू किया हुआ है वो चीन ने भेजने की बात करी है, चीन भेजेगा यहाँ पर। और अंटार्कटिका के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात अगर आप करोगे तो जनसंख्या के मामले में ये जनशून्य है, सबसे नीचे है, ये जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में यह कैसे कहोगे, क्षेत्रफल के मामले में यह 5वें स्थान पर आता है, क्षेत्रफल में यह 5वें स्थान पर आता है। इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान समर्पित महाद्वीप कहते हैं, तैरता महाद्वीप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा भाई या बहन कहते हैं, तैरता महाद्वीप भी कहते हैं, तैरता महाद्वीप भी कहते हैं, और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा कहते हैं। सही, ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा भी इसे ही कहते हैं। याद रख पाओगे ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा किसे कहते हैं, आसानी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और भारत में गोवा के अंदर राष्ट्रीय अंटार्कटिका शोध संस्थान है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके अल्लाह, आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, ये एक जिला है, बात अभी हम कर लेंगे अगले सवाल के बारे में। तो वो कुछ पिक्चर हमारे महोदय ने ऐड कर रखी खाली बस। चलिए देखिए इस वाली पिक्चर क्यों ऐड करी गई, मैं आपको ऐसे ही ओरली सवाल बता दूं, ये पिक्चर ऐड क्यों हुई है या इससे पहले वाली ऐड क्यों हुई है। हमारे बहुत ज़्यादा जो टाइपिस्ट महोदय हैं शायद उनके दिमाग से इसलिए बात की स्लिप हो गई। तो ध्यान रखना, ये श्रीलंका का जो जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये जिला है त्रिंकोमाली। कौन सा है, त्रिंकोमाली। और त्रिंकोमाली जिला चर्चा में क्यों रहा था, त्रिंकोमाली जो जिला है ये श्रीलंका का एक जिला है। यहाँ पर अभी हाल ही में SBI की नई शाखा खोली गई है। क्या खोली गई बच्चे, SBI की नई शाखा खोली गई है। SBI शाखा कहाँ खोली गई, त्रिंकोमाली में खोली गई है। डन, चलें आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चे। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है AMU आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ AMU द्वारा अपना सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। सैटेलाइट को लॉन्च की मंजूरी मिल गई है। तो ये सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी 9 सितंबर 1920 में। इसके कारण आप जानते हैं इसके लगभग 100 साल पूरे हो गए हैं। ये आपको बहुत जरूरी सवाल आपके लिए रहेगा। ठीक है, डन,
चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? आप ध्यान रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अभी हाल ही में 5 वर्ष के लिए पुनः बढ़ावा दे दिया गया है। योजना का जो प्रारंभ हुआ था, योजना प्रारंभ हुई थी 2020 में। कब प्रारंभ हुई थी? 2020 में। 2020 में शुरू हुई थी। 5 किलोग्राम एक अन्न, आपका गेहूं या चावल दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखना, गेहूं चावल के अतिरिक्त 1 किलोग्राम चना मुहैया कराया जाता है। 1 किलोग्राम चना मुहैया कराया जाता है। समझ आ रही बातें? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देख लेते हैं इस चीज को। योजना प्रारंभ कब हुई? 2020 में। बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ रहा है। डन। तो गेहूं और चना दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, और 1 किलोग्राम चना और 5 किलोग्राम दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं देश की 80 करोड़ जनसंख्या इस योजना का लाभ ले रही है। बहुत विशाल योजना है, भारत सरकार का बहुत बड़ा व्यय इसके ऊपर होता है। कहने वाले लोग कुछ भी कहें इस बारे में, लेकिन ध्यान रखना, योजना प्रारंभ जो आपकी हुई है वो 2020 में हुई है। लगातार तब से लोगों को फ्री राशन देना बहुत कठिन काम है। देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, बहुत कठोर बात है ये। 80 करोड़ लोग बहुत होते हैं। खैर, आगे अगर बच्चे बात करें तो ये योजना प्रारंभ कब हुआ? मैंने आपको अभी बताया 2020 से प्रारंभ हुआ। ये सवाल आपको जवाब इसका मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे सवाल की ओर बात करें बच्चे। अगले सवाल की ओर। अगला देखिए सवाल हमारा क्या दे रखा है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? देखिए, सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। सुनामी कब आती है? तो सुनामी एक जापानी शब्द है बच्चे। सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी जो शब्द है वो जापानी है। सुनामी शब्द ही बेटा जापानी है। ठीक है, जापानी शब्द है, ये ध्यान रखना। और इसका जब ये प्रभाव कैसे पड़ता है? जब समुद्र के अंदर, जब ज्वालामुखी माफी चाहूंगा, जब भूकंप की स्थिति समुद्र के अंदर दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति में वेव्स बहुत बड़ी बनती हैं। जो वेव्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये वेव्स, तो ये वेव्स ऐसे बनी। तो ये वेव्स आपकी जो बन रही है बच्चे, ये वेव्स आपकी बनने के बाद कैसे प्रॉपर जा रही है, 5 नवंबर को इसी के लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है कि समुद्र के किनारे कभी भी सुनामी जैसी बातें आए तो आप सचेत रहिएगा, हमेशा एक्टिव रहिएगा। कभी भूकंप की स्थिति बने तो आप एक्टिव रहें इस बारे में। ठीक है, बिल्कुल। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। डन डन डन, बहुत बढ़िया सी बात है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, समझ में सारे जवाब सवाल आ रहे हैं आप सबको? चलिए आगे सवाल की रोज बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। चक्रवात तेज किस देश में आया था? लीजिए, एक सवाल भी आ गया आपसे। चक्रवात तेज कौन से देश में आया था? चक्रवात तेज आया था आपका भारत के अरब सागर क्षेत्र में। कहाँ आया था? अरब सागर क्षेत्र में आया था। और ये सवाल दिया क्यों है आपको? इसलिए दिया गया है, अरब सागर के क्षेत्र में आया था। दिया क्यों गया बच्चे? दिया इसलिए गया है क्योंकि इसका नामकरण स्वयं भारत ने किया था। नामकरण भारत द्वारा ही किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसलिए पेपर सवाल में आ सकता है, पेपर में। ठीक है, ये इसीलिए पेपर में आपके आ सकता है क्योंकि इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण भारत के द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अभी बे ऑफ बंगाल में एक चक्रवात और आया था, हामून नाम का। हामून चक्रवात कहाँ दिखाई दिया था? बे ऑफ बंगाल में। ये सवाल भी बन सकता है, बे ऑफ बंगाल में कौन? हामून। जो हामून नाम का जो चक्रवात है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये इसका नामकरण ईरान ने किया था। किसने किया था नामकरण? इसका नामकरण ईरान ने किया था। नामकरण आपका किसने किया था? नामकरण ईरान ने किया था, ये ध्यान रखना इस बात में। डन। चलिए आगे चलते हैं। तो ईरान ने इसका नामकरण किया है। आगे सवाल की ओर बात करेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश में 6.4 तीव्रता का भी हाल ही में भूकंप देखने को मिला? आपको पता है भारत ने भी इस प्रभाव को देखा था, तो नेपाल में अभी हाल ही में इस प्रभाव को देखने को मिला। ये ध्यान रखना, बहुत भयावह था, बहुत बुरी त्रादसी होती नेपाल में। इससे पहले भी एक बार त्रादसी हो चुकी है, 2015 और 13 के बीच की भी घटना में भी। ठीक है, डन डन बच्चे। चलिए, तो नेपाल इसका सही जवाब आ जाएगा, नेपाल ही इसका एकदम सटीक जवाब होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर आपको पता है काठमांडू में है। यह एकमात्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो भारत के बाहर स्थित है। दूसरी बात, भारत व नेपाल के मध्य में कौन सी परियोजना है? तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना। और इसके अलावा एक परियोजना आप और कह सकते हैं क्या? इसके अलावा एक परियोजना और कह सकते हैं आप क्या? सेती जल विद्युत परियोजना। सेती जल विद्युत परियोजना।
तो ये भी परियोजना आपकी किसके बीच में है? तो ये परियोजना भी आपकी भारत और नेपाल में है। तो पंचेश्वर और सेती जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच में, दोनों बातें ध्यान रखना। अगला सवाल देखो क्या बच्चे दे रखा है। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है? अगला लिखा है, किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन की वृद्धि के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट्स की शुरुआत करी? यानी ऐसी साइट्स हैं जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत छोटी हैं। बच्चे आपको जवाब देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? उत्तर प्रदेश, गोवा, या फिर आपका महाराष्ट्र, या केरला? तो आप कहेंगे अभी हाल ही में केरल राज्य ने इस प्रकार की योजनाओं में वृद्धि करी है। ध्यान रखना, केरल राज्य एक योजना भी चलाता है, अभी हाल ही में उसको सम्मान भी किया गया। तो स्ट्रीट परियोजना, आपसे कभी पूछे कि स्ट्रीट परियोजना कौन से राज्य की है, तो आप कहोगे पर्यटन वृद्धि के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डन, ये भी ध्यान रखना। तो केरला ने अभी हाल ही में बहुभाषी माइक्रोसाइट्स भी लॉन्च करी है, ये एक अलग सवाल है। और साथ ही साथ ये भी देना, स्टेट परियोजना किस राज्य की है, तो आप कहेंगे केरल राज्य की है। ठीक है, डन, वेरी गुड बच्चे। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। तो ये प्रॉपर आपको मैं बताऊं, ये आरिफ मोहम्मद जी हैं, ये राज्यपाल महोदय हैं, और ये पिनरई विजयन हैं, ये वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय हैं, और ये वर्तमान में राज्यपाल महोदय हैं। इनसे ऊपर भी सवाल मैंने आपको करवा रखा है, इनसे ऊपर भी सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, डन, सवाल याद रहेगा। चलिए बढ़ चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल देख लेते हैं। सबरीमाला मंदिर कौन सी नदी के ऊपर है? ये केरल का प्रसिद्ध मंदिर है, और केरल का मंदिर होने के साथ साथ यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको समर्पित है? अयप्पा को समर्पित है। अयप्पा को समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और नदी पूछी है ना, तो नदी बताओगे पंपा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? पंपा नदी के तट पर, पंपा नदी के किनारे यह स्थित है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है बच्चे। डन, चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि छठवां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो उद्घाटन का आयोजन कहाँ किया गया? छठवां मैन्युफैक्चरिंग, तो ध्यान रखना इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो अपने हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और राजनाथ सिंह हमारे कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री साहब हैं। ध्यान रख पाएंगे इस बात को लेकर के? तो ये बहुत जरूरी सवाल आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण भी है। अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है भारत के अंदर, बहुत तेजी से बढ़ावा देने की बात भी करी जा रही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया, क्या बात है। डन 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 डन, ठीक है, बढ़िया। आगे बात करें बच्चों अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है? अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि किस व्यक्ति को सारनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये पिक्चर ही से समझ में आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी साहब हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी इससे पहले भी थे और अभी भी यही बनाए गए हैं, तो यानी दोबारा इनका कार्यकाल का विस्तार किया गया। तो यानी बी ऑप्शन जो दे रखा है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब आ जाएगा। और सोमनाथ मंदिर के बारे में ध्यान रखना, यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ दिया था? सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा? चलिए कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, आपके कमेंट बॉक्स को देख भी रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारे लिए क्या है? तो देखो ये सवाल पूछ रखा है सोमनाथ के बारे में। संभवतः मेरे वहां पर भी सारनाथ ही तो नहीं लिखा था बच्चे, सारनाथ नहीं, इसको सोमनाथ कर लीजिएगा। पहली बात तो वही सोच ही रहा था कि यहाँ पे सोमनाथ तो नहीं लिख रखा है, तो इसको बच्चे सोमनाथ कर लीजिएगा। पहली बात, जरूरी बात तो ये है कि इसे सोमनाथ कर लीजिएगा, सोमनाथ। इसलिए मैं बार बार सोमनाथ ही बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसे सोमनाथ ही कर लीजिएगा, सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर को किसने हमला किया था, यही तो मैंने आपको सवाल दे रखा है, यही तो आपका सवाल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक, और ज्योतिर्लिंग में आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैंने आपको पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताया। बिल्कुल ठीक, डन। कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दीजिएगा, आपकी कमेंट आ नहीं रहे हैं अभी तक, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिएगा। डन। अगला सवाल देखते हैं क्या कि विराट कोहली ने 49वां शतक लगाकर किस खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो यह बराबरी करी है सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर की बराबरी करी। और यह खेला कहां मैच? तो ध्यान रखना कलकत्ता के ईडन गार्डन में, कलकत्ता के ईडन गार्डन ग्राउंड में ये मैच खेला गया और यहाँ बराबरी कर ली इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी, ये बराबरी कर ली इन्होंने, बिल्कुल। हाँ, अभी उत्तर आपके सबके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप सब उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड।
चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, क्या कि किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह, ये मगध नहीं है बच्चे, मंगल ग्रह है, इसको सही कर लेना आप सभी लोग, क्या है ये, मगध नहीं है, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पर बर्फ के क्षेत्र का नक्शा तैयार करने का निर्णय लिया है। तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि मंगल ग्रह पर हम क्या करेंगे, एक बर्फ जितनी भी क्षेत्र है बर्फ का नक्शा बनाएंगे प्रॉपर, अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो इसके लिए 2008 में एक मिशन भेजा था नासा ने, फिनिक्स नाम से, हमारी कोचिंग के नाम से ही देखो भेजा है। फिनिक्स मिशन जो भेजा था वो इस नासा के द्वारा भेजा गया था, और यही काम करेगा किसके ऊपर, बर्फ बनाने का काम करेगा। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। और नासा की जब कभी स्थापना के बारे में पूछे तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। किसकी, 1958 में। और इसी साल हमारे देश का क्या स्थापित हुआ, डीआरडीओ। याद हो जाएगा अभी, आपको मिला के याद करोगे, दोनों चीजें मिला के याद करोगे, याद हो जाएगा बच्चे। और इसरो की अगर बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में हुई। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आप कहेंगे बेंगलुरु में सर मुख्यालय है। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखना। एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, 10वें क्रम के हैं, ठीक, डन। आदित्य L1 अभी हाल ही में हमने प्रक्षेपित किया। इसके अलावा आदित्य L1 के अलावा अगर बात करें, इसके अलावा हमने और क्या भेजा, आदित्य L1 के अलावा हमने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भेजा। बड़ी उपलब्धि है। 23 अगस्त के दिन हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसी दिन वो हमारे वहाँ पहुंचा, पहुंचा हुआ था। और यहाँ पर उतरा वो, उसे क्या कहा गया, शिव शक्ति बिंदु कहा गया। तो दोनों बच्चे सवाल इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, अच्छे तरीके से करिएगा। देखिए अब एक एक बात सवाल पढ़िएगा, एक एक क्या लिखा हुआ है, क्या क्या सैली क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल। देखिए आप कहेंगे लोहार वंश का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो लोहार वंश का पुस्तक का उल्लेख, पुस्तक पूछ रखा है, तो आप कहेंगे लोहार वंश का पुस्तक उल्लेख आपके कश्मीर का इतिहास, इसमें लिखा हुआ है राज तरंगिनी में। राज तरंगिनी में इसका उल्लेख है। कहाँ है, राज तरंगिनी में उल्लेख। किसने लिखी है, कल्हड़ द्वारा लिखी गई है बच्चे, कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, डन। इसके अलावा कह रहा है संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, अभी 12 हैं, मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी, ठीक है। कुल अनुसूचियां अभी 8 हैं, मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। टप्पा शैली, मोहम्मद शाह रंगीला जिसे आप कहते हैं, मोहम्मद शाह के काल में विकास हुआ था किसका, टप्पा शैली का, ध्यान रखना इस बात में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, संस्कृत व्याकरण की ग्रंथ रचना है, ध्यान रखना, महेश्वर सूत्र पर आधारित है, पाणिनि इसके लेखक हैं, पेपर में खूब पूछा जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगले सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। लिखा हुआ है एशियाई रग्बी सेवन्स ट्रॉफी 2023 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता हुआ है। सवाल दे रखा है एशियाई रग्बी सेवन्स ट्रॉफी 2023 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण जीता हुआ है, कांस्य जीता हुआ है, या रजत जीता हुआ है, या इनमें से कोई नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये आपको जल्दी से जवाब देना है, क्या जाएगा इसका सही और सटीक जवाब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा बच्चे, क्या जाएगा इसका सही जवाब, बोलिए। कमेंट में आप तक पढ़ ले रहा हूँ, आप सबके जल्दी बताइएगा क्या जाएगा इसका सही जवाब, डन, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि वर्तमान में ये पदक किसने जीता है, रजत पदक जीता हुआ है। तो बच्चे ध्यान रखना, रजत पदक इसका एकदम सटीक जवाब आ जाएगा, रजत पदक इसका सटीक और एकदम सही जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रजत पदक इसका जवाब आ जाएगा। बच्चे ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी से सवाल आपके लिए रह जाएगा, ठीक है। आगे बात करें हम, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। तो ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय रग्बी टीम महिला टीम की आपकी प्रॉपर एक जर्सी है, उसी में महिला टीम आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है फिच द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, बोलिए। फिच द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, 6.8%, 5.0%, 8%, या फिर आपको बताना है 6.2%। कितनी बढ़ाकर के फिच ने कर दी है, पहले फिच ने कितनी तय करी थी और अभी कितनी तय कर रखी है। ध्यान रखना, पहले भारत की अर्थव्यवस्था 5.5 आंकी थी, कितनी 5.5 आंकी थी, 5.5% बढ़ेगी, लेकिन इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आप कहेंगे फिच एजेंसी ने 6.2 बढ़ा दिया है। 6.2% से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, ये बात फिच एजेंसी मान्यता मान रही है इस बात में, ठीक है, डन, याद रहेगा इस बात के में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। अगला सवाल देखो दे रखा है क्या, ये सवाल हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीती हुई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, क्रिकेट से इसका संबंध है। और इसे जीता कौन है, ये भी बहुत जरूरी बात है, तो ध्यान रखना, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या रेलवे। तो आप कहेंगे पंजाब ने इसको जीता है। और उपविजेता कौन रहा है, तो बड़ौदा। बड़ौदा वो टीम है जो इसकी उपविजेता रही है। कौन बच्चे रही है, बड़ौदा उपविजेता रही है, ये ध्यान रखना, बड़ौदा उपविजेता रही है। सवाल आएंगे तो मेहनत कर लीजिएगा थोड़ा सा। बड़ौदा इसका क्या रहा है, उपविजेता रहा है। समझ में आ रहा है सवाल आपको सबको, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज कर लीजिएगा, हो जाएगा बच्चे, इतनी कोई समस्या नहीं। ये टीम है देखिए,
ठीक है, आगे बात करते हैं। देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में देश के पहले दलित व्यक्ति बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति बने हुए हैं हीरालाल सामरिया जी। हीरालाल सामरिया मुख्य आपके सूचना आयुक्त बने हुए हैं, ये ध्यान रखना, सूचना आयुक्त बने हुए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब लाया गया तो उसी में धारा 13 के तहत ये कहा गया कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे जिन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्रता होगी काम करने के आधार पर आर्टिकल 19 के बेस पर, संविधान के आर्टिकल 19 के बेस पर। तो जो ये दो अन्य नाम दे रखे हैं वो अन्य आयुक्त हैं। क्या है बच्चे? अन्य आयुक्त हैं, अन्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। देखिए हर पद में क्या होता है बेटा, एक मुख्य होता है और दो दो अन्य भी होते हैं, तो ये अन्य हैं। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल की ओर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, यही है सामरिया जी, इनके बारे में ध्यान रखना। यही क्या है बच्चे? सामरिया जी हैं, आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। डन, आगे बात करें अगला सवाल। तो अगला सवाल देखो, देख लीजिएगा। अगला सवाल दे रखा है, हाल ही में आईएसए का 95वां सदस्य कौन बना? ये तो मैंने आपको अभी करा दिया बच्चे। 95वां सदस्य कौन बना है? क्यूबा बनी हुआ है। कौन? क्यूबा। ठीक है, सेंटियागो इसकी राजधानी है, ये भी आप ध्यान रखना, सेंटियागो। और मैंने आपको आईएसए के बारे में पहले ही बता रखा है, तो आप अच्छे तरीके से बस मेहनत कर लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। कोई समस्या इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत बच्चे नहीं है। रियली सॉरी बच्चे, मैं उल्टा थोड़ा सा बता गया। चिली के बारे में आपको मुझे लगाना, चिली के बारे में, चिली की राजधानी आपकी सेंटियागो है, ध्यान रखना, मैंने उल्टा थोड़ा सा बता दिया, सो सॉरी फॉर इट। क्यूबा नहीं बच्चे, क्यूबा नहीं है, सही जवाब आ जाएगा चिली। देखा, मैंने समझा, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। आप अगर देखना चाहें तो इससे पहले आपको मौखिक रूप से, लिखित रूप से दोनों के बारे में बता चुका हूँ, बस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टिक हो गया मेरे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बच्चे, अगला देखिए क्या सवाल दे रहा है। तो ये चिली को किस तरीके से साइन अप करके इसमें मिलाया जा रहा है आईएसए के अंदर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भीतर कैसे कैसे चिली मिलेगा, कैसे कैसे की बातें रहेंगी, वो सारी बातें। खैर आगे अगर बात करते हैं तो देखिएगा, आईएसए का मुख्यालय पूछ रखा है। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? आईएसए का मुख्यालय है गुरुग्राम में। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आईएसए की स्थापना मैंने अभी आपको बताई, COP21, ये भी बात बता चुका हूँ मैं, 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रांस के सहयोग से बच्चे, किसके सहयोग से? फ्रांस जैसे देश के सहयोग से इसकी स्थापना करी गई थी। ये पेपर में खूब और अच्छी तरीके से पूछा जाता है, मेहनत कर लीजिएगा इसके बारे में। अगला सवाल, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 3 नवंबर को, 7 नवंबर को या 10 नवंबर को? ये सवाल मैं आपसे ही लूंगा कि बताइए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दीजिए जवाब। क्या आ जाएगा इसका जवाब? बोलिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए फटाफट बताइएगा बच्चे। तो आप कहेंगे 7 नवंबर। पूरे सप्ताह, एक सप्ताह बांटा गया 7 से 14 तारीख, लेकिन फिर भी उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? 7 नवंबर। और विश्व कैंसर दिवस मैंने आपको बता चुका हूं 4 फरवरी को बच्चे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रहता है आपका। डन, अगला सवाल देखो, देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ये देखो, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में बात कर रखा है, किसके बारे में अवेयर रहिए। आपकी खराब सेल्स जब हो जाती है तो कैंसर बढ़ने की दर बढ़ जाती है। आगे अगर बात करें तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 24वीं एशियाई तीरंदाजी आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन बांग्लादेश के भीतर किया जाएगा। नेतृत्व लिया हुआ है इन्होंने बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिनके बारे में हम बात अभी पहले कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, शेख हसीना के बारे के अलावा और कुछ बातें भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल ही में मैंने आपको बताया होगा कि इनकी सुपुत्री जी ने क्या किया हुआ है, डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्वी एशिया की कार्यकारी निदेशक के पद के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ये भी आपको समझना होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि भारत में आर्चरी यानी कि तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा साहब हैं, और अर्जुन मुंडा ही भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष के अलावा वर्तमान में भारत के केंद्रीय जनजाति मंत्रालय का पदभार भी वो देख रहे हैं। ठीक है, डन। अगला सवाल, तो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष में इन्हीं की बात कर रहा था, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। क्या नाम है बच्चे? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा नाम ध्यान रखना, पेपर में आए तो और आसानी से कर लीजिएगा आप। अगला सवाल, टाइम्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाली महिला कौन बन गई हैं? रानी विक्टोरिया, शेख हसीना या डुल्मा रुसेल या फिर सेला टिनबू? 76 साल की हो गई हैं शेख हसीना जी, और लंबे समय से अपना भी शासन ये संभाल रही हैं। इसका जवाब आपका शेख हसीना आ जाएगा। तो जिन बच्चों का जवाब शेख हसीना आ रहा है वो सारे बच्चे एकदम सटीक और सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष। और ये कौन कह रहा है? टाइम्स पत्रिका। टाइम्स पत्रिका हर साल जब साल का अंत होता है उस समय पर्सन ऑफ द ईयर निकालती है। तो इस 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की।
तो जेलेंस्की को क्या बनाया गया था, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था 2022 के लिए। 2023 का कौन होगा वो आने वाले समय में जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए अगले सवाल के बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा। तो ये तो पिक्चर ऐसे ही लगी हुई तो क्वीन है, ध्यान रखना इस बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं, एक सवाल आपसे पेपर में अक्सर ये पूछ लेता है कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं, तो आप कहेंगे बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, और एक और एक्सप्रेस है मिताली। तो बंधन, मिताली और मैत्री, ये 3 एक्सप्रेस बच्चे चलती हैं। ये 3 एक्सप्रेस जो हैं आपकी दोनों देशों के बीच में चलती हैं। अच्छे तरीके से अगर आप कवर अप करेंगे तो अच्छे तरीके से आप इन्हें कवर अप कर पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से थोड़ा फोकस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे रहता है। तीनों ट्रेनें आप बंधन, मैत्री और मिताली एक्सप्रेस। चलिए अगला सवाल, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता हुआ है, रजत पदक जीता हुआ है, स्वर्ण पदक जीता हुआ है, कांस्य पदक जीता हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। आपको जल्दी से इसका जवाब देना है कि कौन सा पदक अभी हाल ही में भारतीय टीम द्वारा जीता गया है, बोलिए भाई। तो आप कह देंगे कि अभी हाल ही में ये कप, पहली बात तो ये कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन हर बार मलेशिया में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मलेशिया में किया जाता है। तो भारतीय टीम के द्वारा क्या जीता गया बच्चे, भारतीय टीम के द्वारा, बिल्कुल उत्तर आप सबके उत्तर आने लगे मुझे, बिल्कुल कांस्य पदक। आप सब बच्चों ने जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता है कांस्य पदक इसका एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। हॉकी से संबंधित है जोहर कप, और किसने जीता हुआ है, तो आप कहेंगे ये अभी हाल ही में भारत के द्वारा कांस्य पदक इसमें जीता गया है। डन। कांस्य पदक किसने जीता, तो भारत द्वारा अभी हाल ही में इसमें क्या जीता गया बच्चे, कांस्य पदक जीता गया, ये जरूर ध्यान रखना। चलिए आगे अगर बात करते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो ये पूरी हॉकी टीम इंडिया की टीम है आपकी प्रॉपर, और हॉकी टीम इंडिया को पता है आपको गोद किसने ले रखा है, तो हॉकी टीम इंडिया को गोद ले रखा है उड़ीसा के द्वारा। डन। उड़ीसा के द्वारा इसे गोद ले रखा है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए रहने वाला है। चलिए ठीक है, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, आप ऐसे कौन से खिलाड़ी जिन्हें टाइम आउट हो गए हैं। एंजेलो मैथ्यूज हैं, कुमार संगकारा हैं, तिसारा परेरा हैं, या दिनेश गुणवर्धने हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं जो अभी हाल ही में टाइम आउट का शिकार हुए हैं, बताइए। टाइम आउट का शिकार कौन हुए, तो ये आपको खिलाड़ी दिखाई दे रही है, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के साथ विरुद्ध में मैच हो रहा था, और अभी इनका नाम क्या है, एंजेलो मैथ्यूज। आईसीसी का नियम कहता है कि कोई भी खिलाड़ी अगर आउट हो जाता है तो ऐसी दशा में वो 2 मिनट के अंदर अंदर कोई नया खिलाड़ी चयन पर कर आ जाता है। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट का जो रिबन था वो टूटा हुआ था, इस कारण उनको थोड़ा समय लग गया, और उन्होंने कहा कि हम समय से आ भी गए थे लेकिन हेलमेट की प्रक्रिया में थोड़ी सी दिक्कत थी, यही एक कारण था, मैंने अपने हेलमेट चेंज कराने के लिए बोला हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्रिकेट के 177 साल में 177 ईयर में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बन गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलने की बात करी है, तो वो कहाँ खोला जाएगा, आपको बताना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोलेगी, यूएसए में खोलेगी, संयुक्त राज्य अमीरात में खोलेगी, ऑस्ट्रेलिया में खोलेगी, या रूस में खोलेगी, आपको जल्दी से इसका जवाब दे जाना है, ठीक है। कहाँ खोलेगी बताइए जल्दी से आप सभी लोग। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप पकड़ना चाहें तो इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि ऑफिस इन यूएई, तो यानी कि यूएई इसका सही जवाब आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमीरात इसका सही जवाब आ जाएगा, यूएई में ही। यूएई की राजधानी बच्चे क्या है, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। राजधानी क्या है, अबू धाबी है, ये ध्यान रखना, पेपर में बहुत पूछा जाता है। और यहीं का शहर है दुबई, जो बहुचर्चित है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अमीरी के लिए जाना जाता है। खैर आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है बच्चे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है, तो आप ध्यान रखना, जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रोहित ऋषि हैं, तो रोहित ऋषि को भी हाल ही में चुना गया है, ये ध्यान रखना। डन। और आपको मनोरंजन मिश्रा के बारे में मैंने बता रखा है, मनोरंजन मिश्रा अभी हाल ही में एमडी बने हैं किसके, आरबीआई के। तो आरबीआई के एमडी कौन बनाए गए हैं, तो आरबीआई रिजर्व बैंक के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए, तो आप कहेंगे मनोरंजन मिश्रा, और इसका उत्तर आ जाएगा रोहित ऋषि, ये ध्यान रखना है इस बारे में। अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड क्वालिटी एयर इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, तो अभी हाल ही में इस प्रकार का जो इंडेक्स आया उसमें नई दिल्ली को भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर या दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर देखा गया। आज की स्थिति भारत, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की बहुत खराब है। आप दिवाली आप देख पा रहे हो, धुंध छाया हुआ हर जगह पर। अगर मैं जहाँ से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर भी आज सूरज देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ें आपको केवल इसलिए कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर का बढ़ना भी, और साथ साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि केवल पॉल्यूशन स्तर पटाखों से ही बढ़ रहा है, अलग अलग उद्योग टेनरियाँ हैं उनके माध्यम से भी बढ़ रहा है, लेकिन ब्लेम सीधा पटाखों पर आ गया। खैर आगे बात करते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या आ जाएगा हमारा। अगला सवाल है कि बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन
किसके द्वारा किया गया? तो ये जो मंत्री जी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है क्या? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें डेटा आपको मैं नहीं दूंगा, बस आप एक मैराथन की तरीके से आपके सारे वो सवाल रिवीजन करवा दिए जाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे लिखा हुआ भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने किस के साथ में समझौता किया हुआ है? तो लुलु जो हाइपर मार्केट है, आपको पता है लुलु हाइपर मार्केट लुलु ग्रुप्स की एक प्रॉपर एक लुलु मॉल्स भी है, ये लुलु ग्रुप्स काम करता है आपका प्रॉपर अलग अलग स्तर से, तो इसी के द्वारा भी स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अच्छे ढंग से कर लें लुलु हाइपर मार्केट, राइट। आगे बात करें अगर हम अगले सवाल के बारे में, दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, हेग में या रूस में? इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको जल्दी जल्दी से इसका जवाब दे जाना है कि वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम, यानी विश्व स्थानीय उत्पादन मंच, मंच लिखा हुआ है उसको मंच समझिएगा, मंच नहीं है बच्चे वो, ठीक है। तो आयोजन कहाँ किया जाएगा आपको बताना है कि विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ध्यान रखना हेग में, कहाँ किया जाएगा बच्चे? हेग में किया जाएगा, बिल्कुल इसका जवाब क्या आ जाएगा? हेग आ जाएगा। और ये ध्यान रखना हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर ये समस्या होती है कि नीदरलैंड की राजधानी जब पूछी जाती है बच्चे द हेग बता देते हैं, नहीं, एमस्टरडम राजधानी बच्चे, एमस्टरडम। एमस्टरडम यहाँ की क्या है? राजधानी है। द हेग में ही आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? यहीं पर है। डन, समझ में आ रहा है बच्चे? अच्छे तरीके से कर लोगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है? अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, देखो वही सवाल आपका रिपीट हो गया है, एंजेलो मैथ्यूज वाला। क्या कि अभी हाल ही में टाइम आउट होने वाले वही खिलाड़ी कौन है? एंजेलो मैथ्यूज। आपको मैं समझा चुका हूँ क्या कुछ बातें हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी अभी पंजाब ने जीती, इसके ऊपर भी बात हमारी हो चुकी, तो बहुत समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है। बड़ौदा इसका उपविजेता रहा, आपको पता है। सैयद मुश्ताक अली एक खिलाड़ी रह चुके क्रिकेट के, ये ट्रॉफी उन्हीं के नाम पर बनाई गई है। 2006-7 में इसकी स्थापना करी गई थी। कब? 2006-7 में बीसीसीआई के द्वारा इसकी स्थापना 2006-7 में करी गई थी, तो ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखो बच्चे क्या देखा, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया? तो ये आप ये खिलाड़ी पहचानते हैं, इन खिलाड़ी का नाम है सुनील नारायण। तो ये वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं सुनील नारायण, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी कि अब हम संन्यास ले लेंगे खेलों से, अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलेंगे, राइट, ये ध्यान रखना। वेस्टइंडीज के ही हैं। अगला सवाल देखो, देख लेते हैं अगला सवाल क्या है कि कौन सा देश सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है? सवाल की बात हम कर चुके हैं चिली के बारे में, सेंटियागो यहाँ की राजधानी है, ये भी आप ध्यान रखना, यही बारे में बात हम कर चुके हैं। इससे पहले बात करी, एक बार हिंट दिया और एक बार सवाल भी पूरा करा चुके हैं। अगला सवाल देखो बच्चे, अगला सवाल क्या है? लिखा हुआ है पुष्कर सिंह धामी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आपको पता है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं बेटा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल पढ़िएगा, लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो आपको पता है इनका संबंध शहनाई से है। किससे है? शहनाई से इनका संबंध है। बेरोजगार विभाग, बेरोजगार विभाग, देखिए सवाल ही हमारे टाइपर महोदय ने थोड़ा आधा कर दिया है। बेरोजगार विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो फिरोज शाह मेहता ने करी थी, सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने, माफी चाहूंगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करी गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करी गई। भाई प्रमोट कर दीजिए क्लास को, आपकी मैराथन चल रही है, एक बार अपनी क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। मैंने अभी तक एक बार भी आपसे नहीं कहा, एक बार अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लग रही है ना क्लास, सारी बातें भी हो रही हैं। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में करी गई थी। ध्यान रखना ये स्थापना करी गई थी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर, शिवरमन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना करी गई थी। और अगला सवाल दे रखा है कि वेन सांग किसके काल में भारत आया था? राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, लिखा हुआ है हाल ही में भारत की यात्रा पर आए जिम्मे खेसर नामग्याल किस देश के राज्य के आपके राजा हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इनमें से विकल्प बच्चे नहीं है, आप ये कहेंगे भूटान के हैं। कहाँ पर हैं? भूटान के। तो अभी एक ई विकल्प बना लेते हैं, ई विकल्प हमारा वैकल्पिक रहेगा, ई आपका क्या? भूटान। तो भूटान इसका एकदम सही जवाब आ जाएगा कि भूटान में ही इसमें क्या किया गया। ये राजा आपको दिखाई दे रहा है, ये भूटान नरेशी हैं, भारत की यात्रा पर आए और बहुत सारे समझौते यहाँ पर इनके साथ में किए गए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जरूरी सवाल आपके लिए रहेंगे, ध्यान रखना इस बात में, ठीक है। चलिए आगे बात करें बच्चे, आगे सवाल बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है? अगला सवाल है भूटान के मध्य में कौन सी परियोजनाएं हैं? तो दो परियोजनाएं हैं, एक है चूखापन बिजली परियोजना, चूखापन बिजली परियोजना, और एक है तालापन बिजली परियोजना। दोनों ध्यान रखना, चूखा और तालापन बिजली परियोजना किस राज्य के बीच, कौन से देश के बीच में है? भारत और भूटान के बीच में। राजधानी इसकी थिम्पू है, निगुल्ट्रम इसकी करेंसी है, थिम्पू और निगुल्ट्रम। निगुल्ट्रम क्या है? इसकी यहाँ की मुद्रा है, ये ध्यान रखना। और लिखा हुआ है भूटान किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
सिक्किम, ये सब बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों के साथ में, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ध्यान रखना इस बात में, 4 राज्य आपके ये हैं जिनके साथ क्या करता है, सीमा बच्चे साझा करता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या रखा है कि लुचोत्सव का ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा है, या कौन से देश में है, तो आपको पता रहना चाहिए ये आपका रूस के भाग में स्थित है। और हम बिल्कुल आपके उस करंट अफेयर के पहलू में आ गए हैं जो आपको मैंने कल परसों में ही करवाई है। ठीक है, चलिए तो उत्तर आपको मिल गया है, जानकारी आपको मिल गई है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो आपको पता है ये अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड पर है। कहाँ पर, बैरन द्वीप पर है, नारकोंडम, ठीक है, बैरन द्वीप पर है। याद रहेगा, अच्छे से कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। अगला सवाल है कि महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी को किस देश ने जीता हुआ है, तो ये चैंपियनशिप जीती है भारत के द्वारा। इसका जो आयोजन किया गया था वो अब की बार झारखंड में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, झारखंड में आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत ने विजयी हो गई है, भारत बन गई है जापान को हराने के बाद विजयी बन गई है, ये ध्यान रखना है। भारतीय प्रॉपर टीम है। जो ये महिला आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं वर्तमान में, इनका नाम है सविता पुनिया। क्या नाम है, सविता पुनिया, और यही वर्तमान में कप्तान साहिबा हैं। सविता पुनिया ये कप्तान साहिबा हैं। ठीक है, गोलकीपर भी हैं और साथ साथ में कप्तान साहिबा भी हैं। तो हॉकी के जादूगर किसे कहे जाते हैं, आपको बताना है। हॉकी के जादूगर कौन है, तो आपको हॉकी के जादूगर आपको पता है मेजर ध्यानचंद्र जी हैं, मेजर ध्यानचंद्र जी हैं। और साथ ही साथ आपको एक सवाल भी मैं छोड़ जाऊंगा, सवाल आपके लिए मैं 2 छोड़ जाऊंगा। क्या, एक तो हॉकी की मैच की अवधि कितनी है, और आपके लिए एक सवाल आपको ये भी छोड़ना है कि हॉकी में प्रयुक्त शब्दावलियाँ कौन हैं। अब मुझे देखना ये होगा कि मैंने इससे पहले भी कमेंट में आपसे कहा था ये दोनों सवाल आप जवाब दीजिएगा। मैं आपके वीडियोस को देखूंगा जा करके, जहाँ पर मैंने काम दिया है, देखूंगा किसने किसने जवाब दिया है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में किसने किसने जवाब दिया था, किसने किसने जवाब दिया था बच्चे, जल्दी जवाब दीजिए मुझे, किसने किसने इसके लिए जवाब दिया था, बोलिए आप सभी लोग। चलिए अगले सवाल की ओर जवाब दीजिएगा, मैं देख लूंगा किसने किसने जवाब दिया, किसने किसने नहीं जवाब दिया है। राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये हैं दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने इस पदक में 2 पदक जीते हुए हैं, ध्यान रखना दीपिका कुमारी इसका सही जवाब आ जाएगा। 2 पदक इन्होंने ही जीते हुए हैं। कहाँ जीते हुए हैं, राष्ट्रीय खेलों में। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आपको पता 2023 में इनका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं सवाल में बता चुका हूँ आपको। साथ ही साथ में भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष ये तीसरी बार है अर्जुन मुंडा। जब जब सवाल आएगा मैं तब तब आपको बताऊंगा, ध्यान रखना, याद करा दूंगा मैं। अर्जुन मुंडा इसका सही जवाब आ जाएगा। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मंत्री भी हैं, ये भी बात मैंने आपको बताई थी। अगला सवाल देखो क्या देखा है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बैठक का आयोजन जापान में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जापान G7 देशों की मेजबानी कर रहा है इस बार 2023 की, और G7 की स्थापना 1975 में करी गई थी। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। आगे बात करें बच्चे, अगले सवाल, G7 की स्थापना देखो मैंने बता दिया आपको है। G7 की स्थापना कब हुई, तो मैंने कहा 1975 में। और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, 2023 आप कर लीजिएगा, 2023 में इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया जापान इसकी मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चे, जापान इसकी मेजबानी कर रहा है, ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई है, तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को। डन, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि 16.1 मिलियन टन कार्गो सम्मेलन नहीं है बच्चे, कार्गो वाला ऐसे लिख लो, कार्गो वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है। पहला बंदरगाह ऐसा बन गया है, भारत का पहला निजी पोर्ट है ये मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में बच्चे है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, कहाँ है ये, गुजरात में है। और ये अडानी समूह द्वारा संचालित है, किसके द्वारा, अडानी समूह के द्वारा संचालित है, ये भी ध्यान रखना, ये निजी पोर्ट है, अडानी समूह का ये निजी पोर्ट है। कहाँ है, गुजरात राज्य में है। बहुत बड़ी बात है कि 16.1 मिलियन टन का कार्गो कहीं ना कहीं जमा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। मुंद्रा पोर्ट जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये मुंद्रा पोर्ट है। भारत के कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है, ये जरूर ध्यान रखना संख्या बल में, जिसमें 6 आपके पूर्वी तट पर, 6 आपके पश्चिमी तट पर, और 1 अंडमान निकोबार के भीतर, निकोबार के पास में ही है। ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। अगला सवाल दे रखा है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। सवाल क्या है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। विश्व रेडियोग्राफी कब मनाया गया, 8 नवंबर को मनाया गया, 9 नवंबर को मनाया गया है, 5 नवंबर या 10 नवंबर को मनाया गया। जल्दी से आप सब कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा कि कब मनाया गया है बच्चे। तो आप कहेंगे सर इसका जो आयोजन किया गया है वो 8 नवंबर को किया गया है। बिल्कुल 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 8 नवंबर, हाँ 8 नवंबर को ही किया गया। आप सबके जवाब आ रहे हैं, 8 नवंबर को किया गया, बिल्कुल सही जवाब है। डन, आगे बात करें बच्चे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला हुआ है, तो ध्यान रखना तंजानिया में खोला गया। और तंजानिया में भी कहाँ, तो आप कहेंगे सर तंजानिया में भी जिंजीबार जो द्वीप है,
जिंजीबार द्वीप में इसकी स्थापना करी गई है। जिंजीबार द्वीप मैंने आपको पहले भी बताया है। जिंजीबार द्वीप बच्चे ध्यान रखना किसके लिए, लौंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लौंग उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लौंग के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पेपर में कभी आए तो आप डरिए नहीं, आराम से आसानी से करिएगा, कोई समस्या इसके लिए नहीं आने वाली है। ठीक है, ये प्रॉपर बैठक हो रही है आईआईटी मद्रास के कैंपस के लिए। कहाँ स्थापित किया गया, तो आप कहेंगे तंजानिया में। तंजानिया में कहाँ, जिंजीबार आइलैंड के ऊपर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, सूंड की आकृति में एक देश है, ध्यान रखना, जिसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, और इसके अलावा आपका इथोपिया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। क्या कहोगे बच्चे, माउंट किलिमंजारो। डन, डन, माउंट किलिमंजारो। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की, और आखिरी सवाल हमारा क्या कह रहा है देख लीजिएगा। कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे देशों की सूची में कौन सा देश रहा है, आपको बताना है। कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे देशों की सूची में कौन रहा है, तो आप कहेंगे कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे देशों की सूची में कौन आपका भारत का स्थान रहा है, दूसरा आपका, कहीं ना कहीं आपका रहा है, भारत का स्थान रहा है आपका दूसरा। नंबर 1 पर रहा है आपका तुर्की, तुर्की नंबर 1 पर रहा है, तुर्की नंबर 1 पर रहा है। और तुर्की में जब भूकंप आया था तो हमने कौन सा अभ्यास चलाया था, अभ्यास दोस्त या ऑपरेशन दोस्त, इसमें हमने बचाया, बाद में तुर्की ने हमारा साथ भी नहीं दिया। खैर, तो कैसी लगी आज की मैराथन, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मैंने सारे सवाल आपको वीक के डिस्कस करवा दिए हैं, कोई सवाल मैंने छुड़वाया भी नहीं है बच्चे, सारे सवाल आपको मैंने डिस्कस करवा दिए, मैंने कोई सवाल नहीं छुड़वाया आपसे। कुछ सवाल ऐसे जरूर रहे थे उसमें मैंने कटवाए हैं आपको, जो स्टैटिक पोर्शन के थे, जैसे आपको बीच बीच में मिलते हैं ना, वो कुछ क्वेश्चन कटवाए, बाकी बच्चे करंट के सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, अच्छे तरीके से आनंद लिया होगा। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा, और हम आपके कमेंट को देखेंगे कि कैसी क्लास कैसी रही, कैसी नहीं रही। और बाकी दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, दिवाली आप अच्छे से मनाइएगा। पुनः आप सबको शुभकामनाएं। आज आपके अध्यापकगण दिवाली पर भी काम करते हैं, तो उन कम से कम उनके लिए आप एक बार अपनी क्लास को शेयर जरूर कर दें, लोगों को बताएं कि आपके चैनल के ऊपर मैराथन भी चलती हैं, सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, पटाखे जो भी दगाएं बहुत हिसाब से, बहुत जो भी अच्छे तरीके से, क्रैकर्स छुड़ाएं, जो भी छुड़ाएं आप बच्चे बहुत ध्यान से छुड़ाएं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी आने वाले समय में ही, अगली क्लास फिर से सुबह 7 से 8। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।